हेलो स्टूडेंट, ये फिजिक्स का चौथा क्लास है मेरा। इससे पहले आप अगर यही वीडियो पे आ गए हैं, इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि जब तक आप पीछे का वीडियो नहीं देखेंगे तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, भूगोल वगैरह जैसा रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये पूरी तरह से कंसेप्चुअल टॉपिक होता है। शुरू से ही हर चीज़ लिंक होता है। तब तक आपको पता ही नहीं होगा कि वेग क्या है, स्पीड क्या है, या फिर मास क्या है, द्रव्यमान क्या है, बल क्या है, त्वरण क्या है, तो सब ये सब क्वेश्चन आपके बनेगा ही नहीं। तो रिक्वेस्ट है कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, पीछे का वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो पहले पीछे का वीडियो देख लीजिए, तभी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक कंपटीशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस होते हैं। और आज इसमें हम सारे न्यूमेरिकल लगभग लगभग करेंगे। थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, बाकी सब न्यूमेरिकल इसमें करेंगे। देखिए, गति के 3 नियम होते हैं, जिसपे ज़्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल उसी पे न्यूमेरिकल आता है। एक तो v बराबर u प्लस ए होता है, दूसरा होता है s बराबर u टी प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है, तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, इसमें एक एक चीज़ को समझ लेते हैं कि ये है क्या। v क्या है कि फाइनल वेलोसिटी है, मान लीजिए तो यहाँ से करके यहाँ तक है, तो ये वाला जो अंतिम वेलोसिटी, अंतिम वेग होगा वही v होगा। जो शुरुआती वेग होता है उसको u से डिनोट करते हैं। ये त्वरण होता है t टाइम होगा। यहाँ पे s विस्थापन है, जैसे कि लिखा हुआ है विस्थापन। जब विस्थापन, देखिए एक तो विस्थापन यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो ये विस्थापन हो जाता है, लेकिन अगर सीधी रेखा में चलता है तो दूरी और विस्थापन बराबर है। ठीक है, इसकी दूरी ब्रैकेट में दी है। ज़्यादातर क्वेश्चन आता है तो ये सीधी रेखा लाइन वाला ही आता है। वहाँ अगर दूरी लिया जाएगा तो विस्थापन भी वही होगा, तो वहाँ दूरी, विस्थापन की जगह दूरी ले लेंगे। ये फॉर्मूले में विस्थापन होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। इसको याद करना होगा आपको। यू होता है वही शुरुआती वेग, यानी कि प्रारंभिक वेग, टी टाइम होगा यहाँ पे, त्वरण हो जाएगा टी टाइम होगा। टी वही फाइनल यानी कि अंतिम वेग, यू हो जाएगा शुरुआती वेग, यू हो गया, ए हो गया त्वरण, ए हो एस हो गया विस्थापन। ठीक है, इसके अलावा एक फार्मूला पीछे पढ़ाए हुए हैं, ये याद कर लीजिएगा। बल को कैसे निकालते हैं, मास गुणे त्वरण निकाल लेते हैं। संवेग क्या है, वेग ही होता है, बस वेग में मास द्रव्यमान का गुणा कर देंगे तो संवेग हो जाएगा। ठीक है, और दो तरह की ऊर्जा पढ़ाए थे आपको। एक गतिज ऊर्जा होता है हाफ एम वी स्क्वायर, एक स्थिर ऊर्जा होता है एम जी एफ। ठीक है, जी यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण होगा जो 9.8 एक्चुअल होता है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन के लिए जी बनाने के लिए 10 करते हैं। ये छठा हाइट होता है, पृथ्वी से जितना ऊपर जाएगा वो हाइट होता है। ठीक है, यहाँ पर भी होता है वेग। जब मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक गया तो यहाँ की गति जो निकलना तो यहाँ का वेग होगा, यहाँ की गति जो निकलना है तो यहाँ का वेग होगा, और मास तो चेंज होगा नहीं, द्रव्यमान जिसका चेंज होगा नहीं, तो ये चीज़। ठीक है, इन सारे फॉर्मूलों को आप याद रखिए, किसी चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। न्यूटन के 3 नियम, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, तीनों नियम को समझ लेते कि डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता रहता है। न्यूटन का पहला नियम था कि कुछ जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ये कहता है कि कोई भी पिंड आराम पर हो, आराम पर है या सीधी रेखा में गति कर रहा है तो वो स्थिर रहेगा या सीधी रेखा में गति करता रहेगा। देखिए, यदि कोई पिंड आराम पर है तो वो स्थिर ही रहेगा, या कुछ सीधी रेखा में गति कर रहा है तो सीधी रेखा में गति करता रहेगा। कहने का मतलब है कोई आराम पर है तो आराम पर ही रहेगा, यानी कि वहीं पड़ा रहेगा, और गति कर रहा है तो गति करता ही रहेगा। जब तक, कब तक ये पोजीशन अपने आप को, जैसे जो पोजीशन है उसी को बनाए रहेगा। अगर आराम पर तो आराम पर ही रहेगा, गति कर रहा है तो गति करता ही रहेगा। कब तक अपने पोजीशन को ये बनाए रखेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल, बल द्वारा कार्य नहीं किया। तो बल लिखा हुआ है ना, बाहरी बल एक्चुअली में बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाता है। ठीक है, अगर इस पर कोई बाहरी बल लगाएंगे तो आराम से चलना शुरू कर देगा, और इस पर कोई बाहरी बल लगाएंगे तो या तो इसका जो गति है वो बढ़ जाएगा, या तो ये धीरे धीरे कम होकर रुक जाएगा बाहरी। अगर बाहरी बल नहीं लगाते तो अपनी गति में चलता ही रहेगा। ठीक है, और ये जो रुका है वो रुका ही रहेगा। ठीक है, ये न्यूटन का पहला नियम करता है। इसी को जड़त्व का नियम बोलते हैं। जड़त्व के नियम से क्वेश्चन पूछा कि मान लीजिए बस है, बस अचानक चलती है, पीछे की ओर क्यों नहीं कर रही, क्योंकि बस चलती है तो हम लोग क्या है कि हमारा पैर बस के कॉन्टेक्ट में है, तो बस के कॉन्टेक्ट के साथ ये मोशन में आता है। और हमारा हमारा शरीर क्या है, जड़त्व के नियम यानी कि न्यूटन के पहले नियम के हिसाब से हमारा शरीर क्या है, अभी तो रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे ही रहना शुरू करेगा, क्योंकि पैर चलता है और ऊपर का जो हमारा शरीर है रेस्ट पे रहता है। इस तरह से पैर आगे बढ़ जाता है और शरीर हमारा इस तरह से, तो पीछे हम लोग पीछे झुक जाते हैं। इसी को जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है, न्यूटन का दूसरा नियम को देख लेते हैं। बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। बल किसके बराबर होता है, हमने तो पढ़ा था कि बल मास इंटू यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण के बराबर होता है। द्रव्यमान में त्वरण को गुणा करेंगे उसके बराबर होता है। लेकिन यहाँ न्यूटन का दूसरा नियम क्या बोला कि बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। आइए इसको समझ लेते हैं कि संवेग परिवर्तन की दर है क्या। दर के लिए तो बोले थे कि आप टाइम से डिवाइड करते हैं, फिजिक्स में दर के लिए होता है कि टाइम से डिवाइड करते हैं। तो ठीक है, टाइम से डिवाइड कर देंगे किसमें, संवेग परिवर्तन में। ठीक है, क्योंकि संवेग परिवर्तन का दर है, तो संवेग परिवर्तन
पहले संवेग परिवर्तन का मतलब कि दो गो संवेग रहेगा तभी तो परिवर्तन उससे निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे कुछ रहेगा इसका वेग और यहाँ पे कुछ इसका वेग रहेगा। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है। वेग नहीं होता है, बस द्रव्यमान से गुणा रहता है तो उसी को संवेग बोलते हैं। तो वेग तो चेंज होगा नहीं, कोई एक पार्टिकल है यहाँ पे वेग कुछ, वेग तो चेंज हो जाएगा, ठीक है, द्रव्यमान चेंज होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे v1 होगा, यहाँ पे वेग क्या होगा v2 होगा, क्योंकि द्रव्यमान तो वही रहेगा ना, द्रव्यमान तो वही रहेगा, यहाँ भी द्रव्यमान वही रहेगा। ये शुरुआती संवेग हो गया, ये प्रारंभिक यानी कि लास्ट का संवेग हो गया। इसमें चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज माने कि फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि लास्ट में से शुरुआती घटा देते हैं। तो mv2 माइनस mv1 चेंज वही तो होता है, तभी तो पता चलेगा, घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कि चेंज कितना हुआ। mv2 माइनस mv1 करेंगे, इसको mv1 करेंगे तो 8 टाइम्स डिवाइड कर देंगे, क्योंकि संवेग परिवर्तन तो निकाल लिया, संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, तो दर निकालने के लिए टाइम से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये दर हो गया संवेग परिवर्तन का, इसी को बल बोलते हैं। न्यूटन ने दूसरा नियम यही करता है, न्यूटन का दूसरा नियम यही बोला था। यहाँ से क्या करेंगे कि मास को ऊपर से कॉमन कर लेंगे, क्योंकि दोनों में मास है, तो क्या बचेगा यहाँ पे v2 बचेगा, v2 और माइनस क्या हो जाएगा v1, v2 माइनस v1 हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे क्या है t है। अब ध्यान से देखिएगा, त्वरण के बारे में बताया था कि त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर। वेग का परिवर्तन का दर क्या होगा, ये तो संवेग परिवर्तन का दर है, लेकिन त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन का दर। तो वेग का परिवर्तन कैसे निकालेंगे, v2 माइनस v1 को निकालेंगे, वेग का परिवर्तन v2 क्योंकि दर है तो 3 से डिवाइड करेंगे, ये होता है त्वरण। पीछे के लेक्चर में आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। त्वरण होता है वेग परिवर्तन का दर v2 माइनस v1 बाई t। ये देखिए यहाँ पे v2 माइनस v1 बाई t को हम क्या लिख सकते हैं, त्वरण लिख सकते हैं, यानी कि a लिख सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे मास बचा और इसको a लिख देंगे। तो देखिए बल निकालते निकालते क्या आ गया, F बराबर m तो आ गया, F बराबर m है, ठीक है, F बराबर m आ गया, उसी से डिराइव होकर तो आया है। यानी कि त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर और बल होता है संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है। और वहीं से निकाले में दूसरा पॉइंट बल होता है मास गुणे त्वरण, ठीक है। तो यहाँ पे मास यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण हो गया, दूसरा पॉइंट इसी से निकाला गया है और ये फॉर्मूला इसी से आया, ठीक है। तो दूसरा नियम से ही फॉर्मूला आया हुआ है, ठीक है, दूसरा नियम से ही फॉर्मूला। अब तीसरा नियम क्या कहता है, यदि कोई वस्तु A वस्तु B पर बल लगाता है तो वस्तु B वस्तु A पर समान परिमाण और विस्तृति सम बल लगाएगा। जैसे कि ये कोई दीवार है, दीवार पे हम लोग मुक्का मारते हैं, ठीक है, मुक्का मारेंगे इस पे, तो आप दीवार पे बल लगाएंगे मान लीजिए इस तरह से में लगाएंगे, ठीक है। जो भी न्यूटन का बल लगाएंगे, मान लीजिए F न्यूटन का बल लगाएंगे, तो दीवार भी आप पे बल लगाएगा, आपके मुकवा पे, ठीक है, आपके जो मुकवा हथवा है उस पर दीवार भी बल लगाएगा, बस अपोजिट रहेगा। आपने दीवार पे इस डायरेक्शन में बल लगाया था पश्चिम की ओर, तो आपके अपोजिट लगेगा, ये पूरा प्योर आपके मुक्का पर बल लगाएगा, कौन, दीवार लगाएगा, और कितना लगाएगा, उतना ही लगाएगा जितना आप लगाएगा, ठीक है। यही तीसरा नियम बोलते हैं। एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु को जो बल लगाता है, दूसरा वस्तु भी पहले वस्तु को उतना ही बल लगाता है, उतना ही मात्रा में बल लगाएगा, बस दोनों का दिशा अपोजिट होगा, ठीक है। ये इधर बल लगाएगा मुक्का, तो दीवार इधर बल लगाएगा, ठीक है। तो इधर बल लगाता है तो ये इधर बल लगाता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग तीसरा नियम को पढ़ लिया, ठीक है। देखिए वस्तु पर समान परिमाण में बल लगाता है और लेकिन विपरीत दिशा में सब बल लगाता है। चलिए अब खाली क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से ज़्यादा मेन फिजिक्स का मतलब समझने का चीज़ है, क्वेश्चन से ज़्यादा चीज समझ में आता है। ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन की गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है। तो न्यूटन की गति को पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, अभी पढ़े थे हम लोग, इसको जड़त्व का नियम कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया इंग्लिश में होता है, ठीक है। न्यूटन का गति का पहला नियम जड़ता का नियम या जड़त्व का नियम कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि 5 kg को विरामावस्था में एक समान बल की क्रिया के तहत 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कर लेते हैं 3 मीटर पर सेकेंड की गति, 3 मीटर पर सेकेंड गति प्राप्त करता है तो बल द्वारा किया गया कार्य। देखिए बल द्वारा किया गया कार्य जो हम लोग W का फॉर्मूला ऊपर पढ़े थे पिछले लेक्चर में, बल गुणे क्या हो जाता था, डिस्प्लेसमेंट हो जाता, ठीक है। बल में डिस्प्लेसमेंट का गुणा यानी कि विस्थापन का गुणा कर देते थे, लेकिन कितना बल लगाए और कितना उसको कितना मीटर विस्थापित के दोनों का गुणा कर देते थे तो और W निकल जाता था। लेकिन यहाँ पे तो ये वेग दिया, यहाँ की स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, यह वेग दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, और यहाँ पे ये मास दिया हुआ है, तो ना तो बल दिया है, ठीक है, और मास दिया है, तो मास से बल निकालने के लिए क्या तरीका रहता है, उसमें त्वरण का गुणा करना होता है, क्योंकि F बराबर m में
सेम में होता है। तो यहाँ पे मास तो दिया है लेकिन तोड़ा भी नहीं दिया कि बल निकालने में, ठीक है। तो ये इस तरीके से नहीं निकलेगा आपको। इसका एक और तरीका है, आपको हम गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा है। इसमें एक चीज समझ लेने वाला चीज है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि 5 kg का वस्तु एक विरामावस्था में है। विरामावस्था में कि शुरू में इसका जो यू होगा, शुरुआती वेग को क्या बोलते हैं, यू होता है शुरुआती वेग को, ये जीरो है विरामावस्था में, कि रुका हुआ है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि कोई बल लगेगा इस पर, तो बल लगेगा तो इसका स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इसका स्पीड बढ़ते बढ़ते मान लीजिए कि 3 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसको भी बोलेंगे, सामने वाले को भी बोलते हैं, ठीक है। 3 मीटर पर सेकेंड पे आ जाएगा। तो देखिए, जब भी वर्क निकालने के लिए कहेगा तो वर्क 3 तरीके से निकलता है, मीटर पर सेकंड के लिए वर्क 3 तरीके से निकलेगा। तो डायरेक्ट दिया रहेगा, इसका बल दिया रहेगा, और इसका विस्थापन यानी कितना दूरी चला है बल द्वारा, तो वो दिया रहेगा, तो दोनों गुणा करके निकलेंगे। एक तरीका तो ये होगा। दूसरा तरीका इस तरह से निकलता है, देखिए दूसरा तरीका स्थितिज ऊर्जा निकाल के निकलता है, और तीसरा मान लीजिए कि एक वो तरीका है मतलब कि गतिज ऊर्जा ऊर्जा निकाल के निकलता है। इसमें स्थितिज ऊर्जा तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो स्थितिज ऊर्जा का मतलब कि धरती से ऊपर ले जाते हैं, यहाँ से मान लीजिए कि बल लगा के, यहाँ से बल लगा के ऊपर ले गए होते हैं, तो उसमें निकालते हैं यहाँ पे कार स्थितिज ऊर्जा के हिसाब से। यहाँ पे तो ढकेल के स्पीड बढ़ाए हैं, तो यहाँ पे तो गतिज ऊर्जा आएगा। तो देखिए होता क्या है कि जब भी हम बल लगाएंगे, ऊर्जा क्या होता है ना, कि ऊर्जा ना तो बनता है ना तो हम लोग उसको खत्म कर सकते हैं। ऊर्जा एक एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कन्वर्ट होता है। तो ये इसके पास कोई ऊर्जा नहीं था शुरू में। स्थितिज ऊर्जा तो ऐसे भी नहीं होगा कि जमीन पड़ा हुआ है, जमीन से ऊपर आता है, कुछ हाइट आता है, तब स्थितिज ऊर्जा आता है। और गतिज ऊर्जा तो इससे नहीं होगा, क्योंकि इसका स्पीड ही जीरो है शुरू में, ठीक है। तो इसके पास कोई ऊर्जा नहीं है। तो हमने क्या किया, बल लगाया। तो बल लगाया तो यहाँ पे इसके पास ऊर्जा आ गया। कौन सा, स्थितिज ऊर्जा तो अभी भी नहीं है, क्योंकि ये जमीन पे ही है, लेकिन इसके पास गतिज ऊर्जा तो आ गया ना, भी आ गया, तो गतिज ऊर्जा आ गया। गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसके पास गतिज ऊर्जा तो आ गया, क्योंकि भी आ गया तो गतिज ऊर्जा आ गया, ठीक है। ये मास है और इसके पास गतिज ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा कहाँ से है, जो हमने ऊर्जा खर्च किया। ये ऊर्जा इसके पास आया कहाँ से, जो हमने ऊर्जा खर्च किया वही तो इसके पास ऊर्जा आ गया। जो हमने ऊर्जा खर्च किया वही तो हमारा कार्य रहेगा। जो भी हम कार्य करेंगे हमारा ऊर्जा खर्च खर्च करेगा। तो हम हमारा कार्य पूछ रहा है, यानी कि हमारा ऊर्जा हम निकाल लेंगे, तो हमने कितना ऊर्जा खर्च किया तो हमारा कार्य हो जाएगा वही, ठीक है। हमारा ऊर्जा खर्च कहाँ से निकलेगा, जो इसके पास ऊर्जा गया, तो इसके पास कितना ऊर्जा गया वो तो हम निकाल ही सकते हैं आराम से। इसके पास शुरू में कुछ भी ऊर्जा नहीं था, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, भी जीरो है, तो भी ये जीरो हो जाएगा यहाँ पर गतिज इसका, ठीक है। इसका हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो कुछ तो आएगा ही, क्योंकि हमको दरमान तो दिया ही है। तो देख लीजिए हाफ हो जाएगा यहाँ पे, और ये गुणा 5 kg, ठीक है। इसलिए के 9, इसलिए के 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 9 5 45 बाई 2 कितना हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसके पास अभी तो कोई ऊर्जा नहीं था, लेकिन बाद में 22.5 जूल आ गया इसके पास ऊर्जा। तो ये कहाँ से है, जो हमने खर्च किया, तो हमने यानी कि 22.5 जूल ऊर्जा खर्च किया है, यही हमारा कार्य हो जाएगा, ठीक है। 22.5 जूल हमारा कार्य हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कार्य निकालते हैं। दूसरा, अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया रहता है कि मान लीजिए कि पृथ्वी पे कोई चीज रखा हुआ है, मान लीजिए कि 5 kg का है, उसको हम लोग उठाते हैं, अपना बल लगा के उठाते हैं। मान लीजिए कि वही चीज मान लीजिए कि 3 मीटर तक गया, ठीक है, 3 मीटर हाइट तक गया, ठीक है। तो बल तो दिया नहीं रहेगा, 3 मीटर दिया है विस्थापन, लेकिन बल तो दिया नहीं, लेकिन विस्थापन में बल का गुणा करके इस तरह से निकाल लेंगे बल, ठीक है। तो क्या करेंगे कि इसकी स्थितिज ऊर्जा में चेंज आया था। पहले स्थितिज ऊर्जा इसका जीरो था, गतिज ऊर्जा तो ऐसे भी जीरो है, गतिज ऊर्जा तो यहाँ भी जीरो, क्योंकि यहाँ कोई मूव तो कर नहीं रहा है। लेकिन स्थितिज ऊर्जा तो इसके पास आ गया, क्योंकि हाइट पे चला गया, ये तो mgh हो जाता है। उनकी मास जी, मास जो कि जी लेते हैं, मास 5 kg है, जी लेते हैं 10, 10 5 50, और 3 मीटर तो हाइट पे गया तो 150 जूल हो जाएगा। यानी कि इसके पास 150 जूल ऊर्जा आया कहाँ से, हमने जो खर्च किया, इसको हमने जो उठाया उसमें ऊर्जा खर्च होगा, तो हमने जो ऊर्जा खर्च किया इसमें ऊर्जा आ गया, स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसमें आ गया है, ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक यानी कि गतिज ऊर्जा के रूप में आ गया, तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा के रूप में किसी तरह से ऊर्जा आया इसमें, यानी कि हमने 150 जूल ऊर्जा खर्च किया, यानी कि हमने 150 जूल का कार्य किया, ठीक है। ये इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो इस तरह से निकालेंगे, और डायरेक्ट बल दिया रहेगा और विस्थापन दिया रहेगा तो गुना करके निकालेंगे। ये तीनों तरीके से कार्य को हम लोग निकालते हैं यहाँ। अगला क्वेश्चन करते हैं कि एक कार आराम से चलना शुरू करती है, निरंतर त्वरण के साथ एक पहाड़ी पर उड़ती है, 30 सेकंड में इतना मीटर की दूरी तय करती है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए, इसका द्रव्यमान 1500 किग्रा है, तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा, ठीक है। मान लीजिए कि पहाड़ी है, तो ये इस तरह से ढलान होगा, पहाड़ी रहेगा, तो ठीक है, पहाड़ी ढलान है और कार है यहाँ पे, ठीक है। निरंतर त्वरण के साथ पहाड़ी पर उड़ती है 30 सेकंड में, ठीक है।
आराम से चलना शुरू करती है। इसका मतलब समझिए, एक कार आराम से चलना शुरू करती है, यानी कि आराम आने की शुरू में जीरो पे थी, तो कहने का मतलब है कि यू जीरो रहेगा, यू इसका जीरो रहेगा आराम से शुरू करने के, यानी कि यहाँ पे रुका हुआ है, उसके बाद जीरो रहेगा, उसके बाद लुढ़कना शुरू करेगा। ठीक है, तो लुढ़कते लुढ़कते मान लो इधर इधर तक आ गया, गाड़ी को लुढ़कते लुढ़कते। ठीक है, 30 सेकंड में 1350 मीटर की दूरी तय की है। यहाँ से आने में दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है 1350 मीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है हम लोग को, कितना कितना दिया हुआ टाइम, 30 सेकंड। ठीक है, टाइम 30 सेकंड दिया हुआ है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इसका द्रव्यमान भी दिया हुआ है हम लोग को 50 किलो। ठीक है, तो उसके लगने वाला बल ज्ञात करना है। ठीक है, तो त्वरण ज्ञात हो जाएगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, द्रव्यमान से गुणा कर देंगे तो बल तो वैसे आप निकल जाएगा, क्योंकि एफ बराबर एम ए होता है, एम यहाँ पे दिया हुआ है, ए त्वरण होता है, त्वरण निकाल लेंगे तो मास में द्रव्यमान गुणा कर देंगे। ठीक है, तो उस तरह से त्वरण तो मतलब बल तो आ जाएगा, लेकिन हमको सबसे पहले त्वरण निकालना पड़ेगा, और त्वरण भी पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ ये सब त्वरण है और ये सब बल है। ठीक है, तो त्वरण निकल जाएगा, मास दिया तो गुणा कर देंगे तो बल तो अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि बल बराबर क्या होता है, त्वरण गुणे द्रव्यमान ही तो होता है। बल बराबर त्वरण गुणे द्रव्यमान ही होता है। ये त्वरण निकालेंगे और मास दिया है तो गुणा कर देंगे तो बल तो अपने आप ही आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको त्वरण निकालना है। ठीक है, अब वो 3 फार्मूला काम आ जाएगा, क्योंकि आप गति के 3 जो फार्मूला लिखवाए थे हम, देखिए यहाँ पे, ये v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टी। ठीक है, इनको याद रखना होता है। इसी में से कोई एक फार्मूला यूज करके हम लोग त्वरण निकालेंगे। देखिए कौन सा यूज, कोई भी एक फार्मूला यूज करके हम लोग त्वरण निकालेंगे। देखिए कौन सा फार्मूला यूज होता है, कौन सा फार्मूला यूज होगा, ये कैसे पता करेंगे। सबसे पहले पता मतलब ये इस तरह से पता चले कि हम लोग को क्या क्या दिया है। देखिए शुरू का वेलोसिटी जो कि यू जीरो है, भी नहीं दिया हुआ है हम लोग को, फाइनल वेलोसिटी भी यहाँ नहीं दिया हुआ है, बस ये दिया है कि ये डिस्टेंस दिया हुआ है। एक सीधी लाइन में है तो दूरी और विस्थापन लगभग बराबर है। ठीक है, तो 1350 दिया हुआ है विस्थापन। ठीक है, ये 1350 विस्थापन दिया हुआ है और टाइम दे दिया गया है। तो देखिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हम लोग को ए पूछा है, त्वरण पूछा है। ठीक है, तो चलिए फार्मूला को पहले चलते हैं, और इसमें से देखेंगे कि भी तो हमको दिया नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे त्वरण है, त्वरण भी नहीं दिया है, तो एक फार्मूले में मतलब एक इक्वेशन में, जो कि एक इक्वेशन है, एक फार्मूला है, उसमें दो चीज़ अननोन है, दो चीज़ हमको नहीं मालूम है, एक तो वी और एक तो ए। ठीक है, यू और टी दिया हुआ है, दो चीज़ अननोन है तो हम लोग निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, एक चीज़ अननोन होना चाहिए, एक चीज़ नहीं पता होगा तब जाके निकालेंगे, और सारा चीज़ पता होगा तभी जाके कोई इक्वेशन हमको कोई फार्मूला काम आता है। इसमें देख देखते हैं, एस विस्थापन हमको पता था, दिया हुआ था, यू हमको पता है, जीरो ही है वहाँ पे। ठीक है, और टाइम तो दिया ही हुआ है। ठीक है, तो इसमें 3 चीज है, एस यू और टी और ए। ठीक है, तो एस भी दिया है, यानी कि विस्थापन भी दिया है, शुरुआती वेलोसिटी भी दिया है, टाइम भी दिया है, यहाँ भी टाइम है तो वो भी दिया है, बस एक चीज नहीं दिया है, त्वरण नहीं दिया है। ठीक है, और इसमें फॉर्मूले में देखते तो भी नहीं दिया है, और यहाँ त्वरण भी नहीं दिया, दो चीज यहाँ भी नहीं दिया हुआ था, तो ये फॉर्मूला भी हमको काम नहीं आएगा, ये फॉर्मूला भी हमको ऊपर काम नहीं आएगा, बीच वाला फॉर्मूला हमको काम आ जाएगा। ठीक है, विस्थापन भी दिया है, शुरुआती वेलोसिटी भी दिया है, टाइम भी दिया है, बस त्वरण नहीं दिया, त्वरण इसमें पूछ रहा है, एक चीज नहीं दिया तो हम निकाल लेंगे आसानी से यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से पता चलेगा कि आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो एक चीज अननोन रहेगा उसमें फार्मूले में, तभी वो फार्मूला हम लोग को काम आएगा। ठीक है, तो फार्मूला लगा देते हैं सीधा सीधा। एस बराबर क्या है, फार्मूला क्या है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा स्लो लगे तो आप 1.5 में या 2 में वीडियो मतलब लगा के यूट्यूब पे देख सकते हैं। एस बराबर यूट्यूब प्लस एस दिया हुआ है, यहाँ पे हमको कितना दिया हुआ है, 150 मीटर लिख लेते हैं, 150। ठीक है, 150 लिख लेते हैं, कैलकुलेशन आप कर भी लीजिएगा कॉपी पे तो हो जाएगा। ठीक है, यू क्या है, आराम से चल रहा है, आराम से यानी कि यू पे जीरो है, आराम से, आराम बोलेगा, विरामावस्था से बोलेगा। ठीक है, इस तरह से मतलब कि यू जीरो मनाता है, जीरो में टी का गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इसका कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, अब हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हाफ हो जाएगा, ये निकालना है हम लोग को, गुणा है ये निकालना है, यहाँ पे ये गुणा है। ठीक है, ये निकालना है, और टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है, 30 सेकंड है। ठीक है, सब कुछ SI यूनिट में होना चाहिए, यानी कि ये मीटर में है, ये मीटर में ठीक है, ये सेकंड में है, सेकंड में ठीक है। ठीक है, अपने SI यूनिट में रहेगा तो किसी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर अगर कुछ मान लीजिए कि ये मीटर ने सेंटीमीटर में दिया तो इसको मीटर में ही लाना है, और ये मिनट या हावर्स में दिया तो इसको सेकंड में ही लाना है, SI यूनिट में ही लेके आना है, तभी जाकर हम लोग सही होगा। यहाँ पे 30 सेकंड है, 30 का 30 का स्क्वायर है तो लेकिन 900 हो जाएगा। ठीक है, पेज पे कुछ नहीं करना है, 2 से 900 को डिवाइड कर देंगे तो 450 आ जाएगा,
450 यहाँ इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 450 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा लेंगे, ठीक है। यहाँ से इसको सोल्व करिएगा तो ए का मान आ जाएगा यहाँ पे, ए का मान आपको यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 2 इधर जाएगा तो 350 कितना हो जाएगा, 2700 हो जाएगा, ठीक है। और 900 से डिवाइड होगा तो 900 से 2700 में डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 3। और ये किसमें आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यूनिट याद रखिए क्योंकि यूनिट में पूछ लेता है। और यहाँ पे सब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया था, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये भी है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये भी है, ठीक है। और हमको बल भी निकालना है, और बल में क्या है, त्वरण का गुणा कर, मास में क्या, द्रव्यमान में त्वरण का गुणा करेंगे 1500 है, हम लोग का त्वरण कितना है 3 है, तो 1500 गुणा 3 है कि 4500 हो जाएगा, ये 4500 हमारा बल हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग फॉर्म स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी मतलब कि रुका होना, ठीक है। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, ठीक है। स्टेशनरी पोजीशन से रुके हुए पोजीशन से स्टार्ट करता है। सुनील मूव से हिज कार टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपको हिंदी में वहाँ पे एग्जाम में दिया रहेगा, इसलिए इंग्लिश में आप इसका टेंशन नहीं देखनी है, हम इसको हिंदी में अभी सुन करेंगे। तो इसको वेलोसिटी क्या आती है, स्टार्टिंग फॉर्म स्टेशनरी पोजीशन में विरामावस्था से शुरू करता है, और इसका जो कार है अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि 20 मीटर पर सेकंड पे तक पहुँच गया, कितना सेकंड में दिया हुआ है, इनके टाइम भी दिया हुआ है यहाँ पे 10 सेकंड में, 10 सेकंड टाइम में पहुँच गया। तो एक्सेलरेशन निकालना है, तो सिंपल फार्मूला यूज करेंगे, ऊपर जाएंगे फार्मूले में तो 3 फार्मूला काम आएगा हम लोग को। तो यहाँ पे क्या दिया, U 0 दिया है, यहाँ पे स्टेशनरी पोजिशन की विरामावस्था शुरू किया तो U शुरुआती वेलोसिटी U बोलते हैं तो 0 है। यहाँ पे B दिया हुआ है, फाइनल वेग है 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम दिया हुआ है। तो देखिए ये पहला वाला गति का नियम होता है, V बराबर U प्लस A। तो पता कैसे चलता है कौन सा यूज करना है, देखिए यहाँ पे इसमें अगर इसमें देखिए V दिया है, U दिया, हम लोग के पास टाइम भी दिया, सिलेक्शन, तो एक ही चीज अननोन है, यानी कि एक ही चीज नहीं पता, तो आराम से ये फॉर्मूला यूज करिएगा। तो इसमें आते तो अगर यहाँ पे विस्थापन तो दिया नहीं था, और यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना था, सिलेक्शन यानी कि तोड़ निकालना, दोनों चीज नहीं मालूम था। इसमें भी वही है, ये एस जो विस्थापन भी नहीं दिया था, ये तोड़ भी नहीं दिया था, ठीक है। तो 2 चीज नहीं मालूम था, इसमें तो एक ही चीज नहीं मालूम है खाली, ठीक है। V तो दिया ही है, और U तो 0 है ही पहले से, और टाइम भी दिया ही है, तो ये त्वरण निकालना था, तो असल में पहला फॉर्मूला तो निकालना, ठीक है। एक ही चीज नहीं मालूम रहेगा तो निकाल जाता है, ठीक है। तो V कितना दिया है यहाँ पे 20 मीटर हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला यूज कीजिए और निकल जाएगा। U क्या है, 0 ही है यहाँ पे, और एक्सेलरेशन निकालना है, और टाइम तो दिया ही है, टाइम दिया है, और यहाँ पे टाइम 0 सेकेंड, ठीक है। सब चेक कर लेते हैं कि सब कुछ SI यूनिट में है कि नहीं। टाइम देखिए सेकंड में SI यूनिट हो गया, इसका वेग कितना मीटर पर सेकंड में SI यूनिट हो गया, ठीक है। तो सब सही है। ये है 10 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। 2 हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला पुट करना। देखिए सीधा सीधा फॉर्मूला पर ही पूछ दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन के जो 3 इक्वेशन हमने पढ़ाए थे, एक तो ये है V स्क्वायर बराबर E स्क्वायर प्लस 2S, ये सही है, ठीक है। S बराबर UT प्लस हाफ एड स्क्वायर, ये भी पढ़ाए थे, ये सही है। ये नहीं पढ़ाए थे, V बराबर U प्लस A नहीं पढ़ाए थे, V बराबर U प्लस AT पढ़ाए थे, तो यहाँ T मिसिंग है, ठीक है। तो S बराबर क्या है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो AT स्क्वायर बताया गया था, जैसे कि ये है, AT क्यूब नहीं बताया गया, तो ये भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन ही गलत गया है, इसमें 2 आंसर सही हो जाएगा, दोनों ही नहीं है। अगर यहाँ पे गलती कर दिया, यहाँ पे अगर T लग जाएगा तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। T अगर लग जाएगा तो यहाँ सही हो जाएगा, और ये वाला ऑप्शन हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला नहीं है। S बराबर UT प्लस हाफ AT क्यूब नहीं है, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला आता है, उससे भी इसको आप याद रखना, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे थे फॉर्मूला। एक एथलीट इन ओलंपिक गेम्स ओवर डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 10 सेकंड में, ठीक है, हिज काइनेटिक एनर्जी कैन बी एस्टिमेटेड इन द रेंज ऑफ, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, काइनेटिक जो केस से डिपेंड करते हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। हमको क्या क्या दिया है, 100 मीटर इन 10 सेकंड, ठीक है। 100 मीटर 10 सेकंड में, तो यहाँ से भी निकालिए, तो भी निकालिएगा, यानी कि भी क्या होता है कि चाल, यानी कि दूरी, जो भी चाल है यहाँ पे चाल रहता है, ठीक है। चाल कितना होता है, दूरी बाई सम है, तो 100 मीटर दूरी चला है ये,
10 सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा v, यहाँ से v निकल गया 10। अब इसमें पुट करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि हम लोग को द्रव्यमान नहीं दिया। देखिए रेंज पूछा हुआ है, रेंज में पता चल जाएगा। देखिए पहले तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और द्रव्यमान तो दिया नहीं है, द्रव्यमान को m ही रखने देते हैं, ठीक है। तो इसे कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 50 हो जाएगा। यानी कि हम लोग को कितना आ रहा है, 50 m आ रहा है, ठीक है, 50 m आ रहा है, ठीक है। तो द्रव्यमान कितना होगा किसी भी आदमी का, एथलीट है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, 60 होगा, 70 होगा, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। तो मान लीजिए कि 60 होगा, तो 5 से 50 में 60 का डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3000 आएगा। ये 2000 और 5000 के बीच में ही रेंज आएगा, ठीक है। 200-500 दूर तो आएगा नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 70 ही लेते हैं तो 3500 आ जाएगा, 50 लेते हैं तो 2500 आ जाएगा, 40 लेंगे तो 2000 आएगा। 40 से कम तो द्रव्यमान होगा भी नहीं एथलीट है तो, ठीक है। और 5000 कब आएगा, जब हम लोग 8 5 40 9 5 45, यानी कि 100 लेंगे तो 5000 आ जाएगा। तो 100 से ऊपर का द्रव्यमान तो होगा नहीं उसका, तो इसी रेंज में रहेगा ना, इसलिए आंसर हो जाएगा। न्यूटन सेकेंड लॉ देखिए पूछा हुआ है। न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में बताया था कि वो संवेग परिवर्तन की दर को बल बोलते हैं, जहाँ से हम लोग को डिराइव करते करते F बराबर m में आ गया था, संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है, वहीं से आ गया था m बराबर m, ठीक है। तो एक्सप्लेन अबाउट द चेंज इन मोमेंटम, ये हिंदी में आपको दिया रहेगा। ये चेंज इन मोमेंटम यानी कि संवेग परिवर्तन, ठीक है, संवेग परिवर्तन के बारे में ये एक्सप्लेन करता है। ये कौन सा, सेकेंड लॉ का, ठीक है। इज कॉल्ड लॉ ऑफ कन्वर्जन मोमेंटम, मोमेंटम कन्वर्जन का लॉ नहीं है ये। कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, तो लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम, ये तो पहला वाला होता है, ठीक है। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड टू इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट, ये भी नहीं है, ठीक है। ये होता है मोमेंटम के चेंज यानी कि संवेग के चेंज के बारे में बताता है। होता क्या है, संवेग परिवर्तन के, संवेग जो परिवर्तन होगा, संवेग का परिवर्तन करता है, ठीक है। mv2 माइनस mv1 डिवाइडेड बाय t, वही होता है, वही से निकल के आता है बराबर m, यही होता है दूसरा नियम से न्यूटन का। तो पहला नियम क्या होता है, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया होता है। जड़त्व का नियम, कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था पे रहेगी, कोई वस्तु चलती रहेगी जब तक उसको कोई बाहरी फोर्स काम नहीं करेगा। तो तीसरा क्या है कि अगर ए किसी बी पर बल लगाता है तो बी भी ए पे उतना ही बल लगाएगा, बस विपरीत दिशा में रहेगा, ठीक है। ये होता है तीसरा नियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉडी ऑफ मास एम, मास दिया हुआ है m, मूविंग विद वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर, कोलाइड विद मास ऑफ m एट 3 मीटर, ठीक है। नाउ द मास स्टार्ट टू मूव विद वेलोसिटी ऑफ, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगा आपको, एक होता है संवेग का कन्वर्जन। संवेग कन्वर्जन का मतलब कि संवेग का संरक्षण, ठीक है। संवेग संरक्षण का मतलब है कि संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, संवेग मतलब कि चेंज नहीं होता। तो ये इसको देखिए कैसे बनाते हैं इसको। शुरू में क्या कंडीशन दिया है, ये बॉडी ऑफ मास m केजी, ठीक है। ये हो गया बॉडी, मास इसका m रहेगा, ठीक है। 4 मीटर किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है। 4 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर है, ठीक है। तो क्या लिखा है उसके ध्यान में दीजिएगा, आवाज जो सुनाई दे रहा है उसी का मतलब नहीं। कोलाइड से बॉडी, कोलाइड मतलब टकराना, ठीक है, दूसरे बॉडी से टकराता है, ठीक है, जिसका मास दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसका मास 3 m है, ठीक है, 3 m दिया हुआ है मास, ठीक है। इसका मास m है, इसका मास 3 m है, ठीक है। ये दिया हुआ रेस्ट पे, रेस्ट पे बता दिया इसका, यानी कि इसका क्या वेलोसिटी है, 0 है, ठीक है। रेस्ट है, रेस्ट का मतलब 0 है, रुका हुआ है, हम कर रहा है, ठीक है, इसका वेलोसिटी 0। इस तरह से सिचुएशन दिया हुआ, ये आके इसमें टकरा जाएगा। अब टकराने के बाद क्या होगा उसके बारे में पूछा होगा, ठीक है। टकराने के बाद का सिचुएशन क्या रहेगा, तो शुरू में जो मोमेंटम रहता है, यानी कि शुरू में जो संवेग रहेगा दोनों का मिला के, बाद में वही संवेग होना चाहिए, इसी को संवेग संरक्षण बोलते हैं। तो शुरू में संवेग क्या होगा, इसका संवेग इसका संवेग जोड़ना होगा हम लोग को। इसका संवेग क्या होगा, m भी होता है संवेग, तो क्या होगा, वेग गुणे मास, तो m भी होगा, 4 है, 4 में m का गुणा कर देंगे तो इसका मास m है, ठीक है। ये गलत लिखा गया, 4m हो जाएगा, इसका संवेग कितना होगा, 4m हो जाएगा। और इसमें इसका संवेग क्या है, v 0 है तो m का गुणा कर 0, तो यानी कि टोटल संवेग कितना आ गया, 4m ही तो हुआ। टकराने से पहले टोटल संवेग क्या हो गया, दोनों का मिला के 4m हुआ। अब टकराने के बाद भी 4m ही रहना चाहिए, इसी को बोलते हैं संवेग संरक्षण, ठीक है। टकराने के बाद भी 4 ही रहना चाहिए, तो कोलाइड का संवेग संरक्षण होता है, मतलब टकराने का संवेग संरक्षण इसको होता है। तो टकराने के बाद क्या स्थिति रहेगी, ठीक है। नाउ द कोलिशन मास स्टार्ट टू मूव वेलोसिटी ऑफ, कोलिजन के बाद
अब क्या स्थिति रहेगी? तो ये जब इससे टकराएगा, ये इस मान लीजिए कि ये 4m ही होना चाहिए ना यहाँ पे, तो क्या होगा कि इसमें देखिए, देखिए पूरी क्वेश्चन पूरी तरह से इसमें दिया नहीं है। एक्चुअली क्या होगा ना कि ये इसका मास m है, इसका मास 3 है, यानी कि ये इससे 3 गुना ज़्यादा भारी है, ठीक है। तो टकराने के बाद क्या होगा, जो कि इसका मास कम है तो ये रुक जाएगा, ये टकराने के बाद यहाँ पे रुक जाएगा। अब इसका स्पीड आ जाएगा, क्योंकि ये रुकने के बाद अब इसमें स्पीड आ जाएगा, जो कि भारी वाला मास है उसका स्पीड आ जाएगा, तो इसमें स्पीड आ जाएगा जो कि मान लेते हैं v होगा। तो अब क्या होना चाहिए कि तो v है और इसका मास तो 3m था, ठीक है। मास इसका कितना था, 3m था, 3m था, तो इसका संवेग निकालेंगे तो मास में गुणा करेंगे तो ठीक है, ये बड़ा वाला जो रहेगा इसका मास 3m है, और इसका मान लीजिए कि वेलोसिटी अभी हमको नहीं पता, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो 3m भी इसका आ गया। और ये तो रुका हुआ है तो इसका संवेग तो 0 हो जाएगा। तो टकराने से पहले 4m था संवेग, और बाद में टकराने के 3m भी हो गया, तो दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि संवेग संरक्षण होना चाहिए, ठीक है। संवेग संरक्षण मतलब कुछ टकराने से पहले का ये इन दोनों का संवेग, और बाद में टकराने के इन दोनों का संवेग, तो इसका इस बार तो इसका 0 हो गया, क्योंकि हल्का है तो जाकर डूब गया है, ठीक है। हालांकि बताना होता है क्वेश्चन में कि ये पहला वाला इसका वेलोसिटी डूब गया, ठीक है। अब दूसरा वाले का 3m हो गया, तो 3m भी मान लीजिए कुछ वेलोसिटी अचीव करेगा, ये वेलोसिटी इसमें आ जाएगा, तो कुछ वेलोसिटी आ जाएगा, तो मान लीजिए कि v है, वही को निकालना है हम लोग, किस वेलोसिटी से चलने लगेगा। तो ये दोनों को बराबर करेंगे, पहले 4m था बाद में 3m होगा, तो बराबर करेंगे। अब यहाँ से मास कट जाएगा, ठीक है, और 3 नीचे आ जाएगा, वेलोसिटी निकालना है तो 3 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, ठीक है। 4/3 आंसर किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि किलोमीटर पर आवर दिया तो किलोमीटर पर आवर में आंसर होगा, तो ये वाला इसका आंसर होगा। कोलिजन वाला जो भी है मास यानी कि संवेग संरक्षण से हम लोग उसको क्वेश्चन को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 kg द्रव्यमान वाले की वस्तु 100 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 17 मीटर पर सेकंड के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है, तो वस्तु पर लगाया गया बल का परिमाण, ठीक है। बल का परिमाण पूछ रहा है, यानी कि एफ पूछ रहा है, बल पूछ रहा है। बल का परिमाण का फॉर्मूला क्या होता है? बल निकालने का तो एक ही फॉर्मूला है, मास गुणे त्वरण। अब क्या है कि हम लोग को मास गुणे त्वरण में मास तो दिया है 100 kg, लेकिन त्वरण तो नहीं दिया है, तो त्वरण हमको सबसे पहले निकालेंगे, त्वरण निकाल लेंगे तो इससे 100 से गुणा कर देंगे तो बल निकल जाएगा। एक्चुअली हमको क्या निकलना है, त्वरण निकालना है, ठीक है। तो ये क्या दिया हम लोग को, ये शुरुआती वेलोसिटी दिया है 5 मीटर, यानी कि u दिया हुआ है, u दिया हुआ है 5, ठीक है। किस में दिया है, ये मीटर पर सेकंड में दिया है, क्योंकि ये साइन मीटर हम लोग का, ठीक है। यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड 17 मीटर पर सेकंड हो गया है, तो v दिया हुआ है, लास्ट वाला वेलोसिटी v बोलते हैं उसको, 17 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। और कितने सेकंड में टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, टाइम कितना 6, ये भी सेकंड में दिया है, SI यूनिट में, सब कुछ SI यूनिट में दिया है, ठीक है। तो यहाँ से रिलेशन निकालना आसान है। VUT फॉर्मूला आपको याद होगा, पहला वाला VUT वाला था, V बराबर U प्लस AT होता है, ठीक है। विस्थापन नहीं, अगला जो फॉर्मूला विस्थापन वाला है, तो इसमें पहला वाला यूज करेंगे, इसमें विस्थापन का क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये पहला वाले फॉर्मूला से ही बन सकता है। V बराबर U प्लस AT, भी यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 17, और ये दिया हुआ है यहाँ पे कितना दिया है, 5, U दिया है 5, और एक्सेलरेशन को यही रखने देते हैं क्योंकि ये निकालना है हम लोग को, और टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 6 सेकेंड, ठीक है। तो इधर 5 जाके घर जाएगा, 17 में से 5 घटेगा, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो 6 से डिवाइड होगा तो 2 बचेगा, ठीक है। ये आ जाएगा 2, और किसमें आएगा, जो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण आ गया, त्वरण में मास को गुणा कर देंगे 100 से, तो 200 हो जाएगा, तो 200 बल जाएगा, 200 न्यूटन बल। Which of the following is the equation for velocity time relation, ठीक है। वेलोसिटी टाइम रिलेशन का देखिए ये इक्वेशन, v बराबर u प्लस AT, यहाँ पे देखिए वेलोसिटी है और यहाँ पे टाइम है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन होता है, और बाकी जो ये UT प्लस हाफ स्क्वायर है, ये टाइम के साथ इसको करेंगे तो ये विस्थापन टाइम रिलेशन होता है, ठीक है। इसको वेलोसिटी टाइम इक्वेशन पहले वाले को बोलते हैं। किस बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गति ऊर्जा, किसी बंदूक से बोल रहा है कि किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर, किसी बंदूक से बुलेट दागे तो बुलेट की गति ऊर्जा क्या होगी, बंदूक की तुलना में अधिक होगी ही,
क्योंकि बंदूक की गति ऊर्जा क्या होगी, बंदूक की गति ऊर्जा तो क्या, वहाँ तो भी जीरो ही है, भी जीरो ही है यहाँ पे, गोली की गति ऊर्जा कुछ ज़्यादा ही होगा। बंदूक की तुलना में अधिक होगा। एक ट्रक किनारे से फिसलकर 0.8 सेकंड में जमीन पर गिर जाती है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई नारे है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कोई मान लो कुछ भी हो, पहाड़ हो, रास्ता जो भी हो ऊपर, ठीक है, और यहाँ नीचे मान लीजिए कि यहाँ पे जमीन है, ठीक है, यहाँ पे फिसल के यहाँ से ट्रक गिरती है। ठीक है, यहाँ पे गिर जाएगी ट्रक, किनारे से फिसल जमीन पर गिर जाती है। किनारा जमीन से कितना ऊंचा है, ये पूछा है कि किनारा जमीन से कितना ऊंचा है, ये हाइट पूछा है हम लोग को। तो जो गिरती है तो जो भी कोई भी चीज़ अपने से गिरता है, यानी कि मान लीजिए कि ये ऐसे बॉल जा रहा है, बॉल जाने के बाद यहाँ से ये गिरेगा, यहाँ से जब भी गिरेगा तो इस डायरेक्शन में हम लोग फुल कैलकुलेशन अपना स्टार्ट करेंगे। पहले तो बॉल का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा था, इस डायरेक्शन में, लेकिन अब जो इस डायरेक्शन में होगा तो जी इस पे लगेगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल लगने लगेगा क्योंकि इस डायरेक्शन में आ गया, तो इस डायरेक्शन में हम लोग अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। जब भी डायरेक्शन में आएगा शुरू में इसका बेसिक यू जीरो माना जाता है, यू जीरो माना जाता है। ठीक है, अपने से गिर रहा है ना फिसल के, तो यू जीरो माना जाता है। देखिए सबको कंडीशन में जब ऊपर से गिरता है जीरो माना है। एक तो हम तो बॉल को पकड़ रहे हैं हाथों से, तो इसको छोड़ देते हैं, चुपचाप छोड़ देते हैं, तभी इसका यू जीरो माना जाता है। कोई भी चीज़ अपने से फिसल के ऊपर से आके नीचे से गिरे तभी इसका यू जीरो माना जाता है। तब यू जीरो नहीं माना जाएगा जब हम फेंकेंगे नीचे, जब हम फेंकेंगे तो उसमें कुछ वेलोसिटी देंगे पूरी। जब भी हाथ से छोड़ेंगे यानी फेंकेंगे, फेंकते हुए छोड़ेंगे तो वेलोसिटी उसमें कुछ आएगा। खाली ड्रॉप करेंगे चुपचाप छोड़ देंगे तो यू जीरो होता है। तो यहाँ भी फिसल के है तो यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जमीन पे आके गिरा होगा, तो भी के बारे में तो जमीन पे जब भी गिरे होगा वो लास्ट पॉइंट इसमें वेलोसिटी कुछ तो रहा होगा, तो उसके बारे में तो अभी नहीं पता हम लोग को। जमीन से कितना ऊंचे, तो देखिए इसमें गति का जो भी तीन फार्मूला है उसी में से कोई एक यूज करेंगे। सबसे पहले गति के फार्मूले में देखते हैं हम लोग को क्या क्या, मतलब यहाँ से क्या निकालना है, एक्चुअली ये एस निकालना है, इनकी विस्थापन निकालना है। ठीक है, ये दूरी निकालना है, इनके विस्थापन निकालना है। हम लोग क्या दिया है, यू दिया हुआ है। ठीक है, और एक चीज़ क्या दिया हुआ है हम लोग को, टाइम दिया हुआ है। एक चीज़ क्या दिया हुआ है हम लोग को, टाइम दिया है। ठीक है, यही तो दिया है, यू दिया है, टाइम दिया है, और विस्थापन हम लोग को निकालना है। टाइम कितना दिया है, 0.8 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अपना फोन डालना चाहिए, 0.8 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, चलिए गति के फॉर्मूले पे आते हैं। सबसे पहले देखते हैं उसको, जी बराबर यू प्लस एस टी, फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया है यहाँ पे। ठीक है, और टाइम भी नहीं दिया है यहाँ पे। ठीक है, आप बोलेंगे त्वरण भी तो नहीं दिया, लेकिन जब भी नीचे गिरता है तो उसमें कौन सा त्वरण लगता है, गुरुत्व, कौन सा त्वरण कहाँ से आता है, बल लगाने से आता है। ठीक है, तो इसमें जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरता है तो पृथ्वी बल लगाती है अपनी ओर खींचती है, उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो उससे कौन सा त्वरण आता है, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण त्वरण आता है, जी आता है। जी का मान हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, होता 9.8 है। पूछेगा अगर क्वेश्चन में तो 9.8 है, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, उसको 10 लेते हैं। ठीक है, हाँ 10 से आंसर ना है तो 9.8 लेंगे, लेकिन 10 लेते एक्चुअली में। ठीक है, तो ये तो दिया है, दोनों तो दिया है यहाँ पे। ठीक है, टाइम तो दिया ही था, लेकिन भी भी यानी कि यहाँ पे निकाल लेंगे, लेकिन भी हमको निकालना क्या है, हम लोग को तो विस्थापन निकालना है। तो ये फॉर्मूला तो हमारे काम का होगा नहीं। अगर भी पूछा होता, फाइनल वेलोसिटी पूछा होता तब ना। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एस बराबर यूटी प्लस यू तो हम लोग का है ही जीरो, जो कि हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ए तो दिया ही है, तो ना हम लोग 10 लिख के चलेंगे, और टाइम तो दिया ही था, तो यहाँ से तो हम लोग एस निकाल लेंगे, विस्थापन निकाल लेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले से तो नहीं निकाल पाते, भी तो हम लोग को दिया नहीं था, यहाँ पे एस भी नहीं, तो दो चीज़ नहीं दिया हुआ। तो ठीक है, तो ये दूसरा वाला फार्मूला हमको विस्थापन के लिए तो ये दो ही फार्मूले हैं विस्थापन में। तो ठीक है, यहाँ पे तो टाइम दिया है, ए दिया है, तो यही फार्मूला हम लोग को काम आएगा। यू भी दिया है यहाँ पे, यहाँ ये फार्मूला का हम यूज कर लेते हैं। इस बराबर क्या दिया था, यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर। ठीक है, यूटी प्लस, इस बराबर दिया है यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर। ठीक है, यू यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, तो जब फिसल के गिर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। अब क्या बचेगा, हाफ हाफ एट स्क्वायर बचेगा ही। हाफ ये क्या लेंगे, 10 लेंगे, गुरुत्व उसका औसत होगा, क्योंकि नीचे गिर रहा है तो वहाँ पे त्वरण क्या आता है, 10 होता है हमेशा। ठीक है, और टाइम दिया हुआ है, मैं 0.8 दिया हुआ, तो 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो 1864 हो जाएगा, नहीं 0.64 होगा, 0.64 होगा। ठीक है,
ठीक है। अब इसमें 10 का गुना कर देंगे तो 6.4 हो जाएगा, दूसरे डिवाइड कर देंगे तो 3.2 हो जाएगा, तो 3.2 मीटर आंसर आ जाएगा। अगर कोई गेंद 80 मीटर की ऊंचाई से गिरती है, अपने चौथे सेकंड में दूरी तय करती है, ठीक है। 80 मीटर की ऊंचाई से मान लो गिर रही है कोई भी चीज़ है, यहाँ पे पृथ्वी से ऊपर इसकी दूरी कितनी है, 80 मीटर, ठीक है। तो गिर रही है चुपचाप, ठीक है, बोल नहीं रहा है कि कोई फेंका है नीचे, तो गिर रही है, तो गिर रही है तो यू जीरो लेकर शुरू नहीं होगा, ठीक है। शुरुआती यू जीरो है, ठीक है। ये कोई गेंद है, इसका कोई जीरो है। अपने चौथे सेकंड में दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पृथ्वी तक आने में कुछ सेकंड तो लगेगा ही। अपने चौथे सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड में कहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची मान लीजिए, दूसरे सेकंड में कहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची मान लीजिए, 3 सेकंड में यहाँ पहुंची, 4 सेकंड में यहाँ पहुंची। तो अपने चौथे सेकंड में जो जहाँ तक पहुंची है वो दूरी इसको बताना है आपको। चौथे सेकंड में मान लीजिए कि यहाँ पहुंची 4 सेकंड में, ठीक है। लेकिन टाइम हम लोग को मिल गया कि 4 सेकंड में कहाँ तक पहुंची, कितना दूरी चल दिया। और जब सीधी रेखा में होता है तो विस्थापन दूरी बराबरी तो होता है, दूरी और विस्थापन, ठीक है। तो हम लोग को विस्थापन ही पूछा है, टाइम दिया है 4 सेकंड, तो वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग, विस्थापन वाला एस बराबर यू टी प्लस आर, तो कि यू हम लोग को पता ही है जीरो है यहाँ पे, तो यू जीरो हो जाएगा, यूटी वाला जीरो, यूटी वाला पार्ट जीरो हो जाएगा पूरा, ठीक है। हाफ ए टी स्क्वायर हाफ, ये तो हम लोग का 10 होता ही है हमेशा, ठीक है। ये 10 होता ही है, और क्या हो जाएगा, ठीक है स्क्वायर, ठीक है। टाइम दिया 4 सेकंड पे, कहाँ गिर रही है, ठीक है, 16 हो जाएगा यहाँ, तो 2 8 16 80 हो जाएगा, ठीक है। सोल्व करिएगा तो इसको 80 मीटर आ जाएगा, तो ये देखिए तो कुछ भी बोल सकता है, 5वें सेकंड में बोलते तो 5वें सेकंड पे 5 ले लेते, 5 सेकंड पे कहाँ गिरा होगा, तो 5 टाइम की जगह 5 ले लेते जी। हाँ, ये पूरा तो 80 मीटर है ये, यानी कि अच्छा 80 मीटर हम लोग का आंसर भी आ गया, और पूरा हाइट कितना था, 80 मीटर दिया था, 80 मीटर की ऊंचाई से गिरती है, यानी कि 4 सेकंड में, यानी कि कहने का मतलब कि 4 सेकंड में पूरा पृथ्वी पे आ जाती है, 4 सेकंड में पूरा पृथ्वी पे, क्योंकि 80 मीटर ही हाइट है, और 80 मीटर 4 सेकंड में चली देती है, तो पूरा पृथ्वी पे आ जाएगी, ठीक है। आपको ये भी पूछ सकता है, टकराने के बाद तो यहाँ वेलोसिटी रुक जाएगी, जीरो हो जाएगी, लेकिन टकराने से जस्ट पहले इसका वेलोसिटी क्या होगी, उसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। टकराने से जस्ट पहले वाले वेलोसिटी को फाइनल, यानी कि फाइनल वेग बोलते हैं, ठीक है। तो फाइनल वेग क्या होगा, तो v बराबर यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, फाइनल वेग वाला, क्योंकि तो यू तो जीरो ही है, तो ए टी बचा, खाली ए टी बचा, ए तो 10 ही है, और हम लोग को टाइम पता चल गया कि 4 सेकंड में गिर जा रहा है, अब यहाँ दिया नहीं है, ठीक है। टाइम पता लेके चल गया, 4 सेकंड में पूरा गिर जा रहा है, 10 से 40 मीटर हो जाता है, 40 मीटर पर सेकंड हो जाता है यहाँ का भी। तो इस तरह से कुछ भी फॉर्मूला यूज करके, एक चीज़ दिया दूसरा चीज़ नहीं दिया दूसरा चीज़ निकालेंगे। अब ये देखना होगा कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। 120 वाट का एक इलेक्ट्रिक पंप है, ठीक है। 120 वाट का, वाट का मतलब क्या होता है, वाट शक्ति का यूनिट होता है, ठीक है। और वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, एक्चुअली वाट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकेंड, ठीक है। शक्ति को पी से डिनोट करते हैं, पावर इंग्लिश में बोलते हैं इसीलिए, ठीक है। और ये होता है वर्क वर्क टाइम, ठीक है, कितने टाइम में ये वर्क किया, ठीक है। यानी कि वर्क का दर होता है, दर टाइम से डिवाइड करते हैं, तो वर्क के लिए जूल होता है, और टाइम के लिए सेकंड होता है, तो जूल पर सेकंड को ही हम लोग वाट बोल देते हैं, कोई वाट बोल देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या दिया है, 120 वाट, यानी कि 120 जूल पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड, इसके कहने का मतलब है कि 1 सेकंड में 120 जूल ऊर्जा ये खर्च करेगा, कौन, ये इलेक्ट्रिक पंप देते हैं। कहने का मतलब ये 120 वाट का मतलब कि 120 जूल पर सेकंड हो गया, तो इसका मतलब तात्पर्य होगा कि 1 सेकंड में 120 जूल ऊर्जा खर्च करेगा। तो 8 घंटे के लिए उपयोग किया तो कितना ऊर्जा खर्च, 1 सेकंड में तो 120 जूल खर्च कर रहा है, तो 8 घंटे के लिए निकाल लो, गुणा कर देंगे, सेकंड में है ना, सेकंड में गुणा करेंगे, 8 घंटा हो गया, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, पहले मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, 60 से गुणा करेंगे तो, और फिर 60 से गुणा कर देंगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 120 वाला क्या था, जूल पर सेकंड था, वाट क्या था, जूल पर सेकंड था, और ऊपर हमने ये क्या लिया हुआ है, सेकंड में ही टाइम लिया हुआ है, जो 8 घंटे दिया उसी को सेकंड में कन्वर्ट करके टाइम लिया हुआ है, ऊपर हमने सेकंड से गुणा किया, तो देखिए यूनिट से पता चल गया, सेकंड सेकंड कट जाएगा, ऊपर क्या बचा, जूल बचा, तो वहीं तो ऊर्जा का पता, ठीक है। यानी कि जो भी दिया रहेगा, शक्ति दिया रहेगा, उसमें टाइम से गुणा कर देंगे, जो भी टाइम दिया रहेगा, तो हम लोग का खपत ऊर्जा निकल जाता है। अब इसमें गुणा कर दीजिए, और 1000 जो आएगा, 1000 जूल, 1000 जूल को 1 यूनिट बोलते हैं, घरेलू यूज करते हैं ना जब, तो 1000 जूल यूज कर लेंगे, उसको 1 यूनिट बोला जाता है। 1000 जूल 1 यूनिट के बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा, हमारे गवर्नमेंट में 1 यूनिट माना जाता है।
आ गया। ठीक है, 1000 जूल को 1 यूनिट लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ से कन्वर्ट करिएगा तो पता चल जाएगा कि कितना यूनिट है। आंसर आप निकाल लीजिए। यहाँ भी 750 वाट की एक विद्युतीय मशीन का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन के लिए किया। तो एक दिन में मशीन द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा। ठीक है, 4 घंटे प्रतिदिन को एक दिन में निकालना है। एक दिन में हम लोग 4 घंटे यूज कर रहे हैं, तो अब गुणा कर दीजिए, टाइम से गुणा कर दीजिए। तो 750 क्या है, जूल पर सेकेंड ही होता है। तो इसको 4 घंटे, तो इसको घंटा को सेकेंड में कन्वर्ट करके गुणा किया जाता है। 4 को 60 से गुणा करेंगे तो मिनट आ जाएगा, और फिर 60 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, इसको गुणा कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कितना मिनट। वही गुणा करके ही बता दीजिए। ठीक है, इसको गुणा करिएगा तो ये 1 0 1 0 1 0, 3 जीरो को तो हम लोग अलग रख लेते हैं। ठीक है, तो बाकी 75 गुणे 4 गुणे 4 6 गुणे 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 आए 8 तो है। क्या होता है कि इसको अगर हम लोग इसको गुणा करेंगे तो जो भी आएगा ये इतना 1000, एक और जो आता है ये जूल आएगा, जूल में आएगा। ठीक है, तो हम लोग को पूछा है यूनिट में, आंसर दिया हुआ है, सारे ऑप्शन यूनिट में दिए हुए हैं, तो इसको यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पिछले अभी पहले हम बताए थे कि 1000 जूल बराबर 1 यूनिट होता है, और 1000 जूल बराबर 1 यूनिट नहीं होता, इसका कुछ पैमाना और होता है। ठीक है, इतना लंबा जाने से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 750 जो वाट है सीधा वाट में दिया रहेगा, और ये घंटा दिया रहेगा, तो सीधा 750 में 4 से गुणा कर देंगे। तो 750 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधा घंटा में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया, 3000 हो गया। ठीक है, जो भी 3000 आ रहा है, ठीक है, उसमें 1000 से डिवाइड कर दीजिए। ये तरीका बस याद रखिएगा, बन जाएगा क्वेश्चन। 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये 3 आता है, वही यूनिट होगा। ठीक है, 3 यूनिट होगा। वाट दिया रहेगा और हावर्स दिया रहेगा, तो वाट का हावर से सीधा गुणा करिए, उसको सेकंड में कन्वर्ट मत कीजिए, और फिर उसमें 1000 से डिवाइड करिए, जितना आया उसमें 1000 से डिवाइड करिए, 3 यूनिट, वही यूनिट होगा। इसमें भी वैसे ही है, 120 में 8 से गुणा करिए, कितना आ जाएगा, तो 20 में 8 से गुणा करिए तो 1298 यानी कि 96, और एक जीरो था, उसमें 1000 से गुणा करिएगा कितना जाएगा, 0.96 हो जाएगा, तो ये आपका यूनिट हो जाएगा। इस तरह से आप यूनिट निकाल लीजिए। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई है गेंद तो 12.5 सेकंड के बीच जमीन पर वापस आती है, तो वेग ज्ञात करिए, इसे टिका गया। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ से जमीन से 12.5 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आती है, तो वेग वेग ज्ञात करें जिसके साथ इसे फेंका गया था। ठीक है, यहाँ से जमीन पे यहाँ से फेंका गया है, और ये फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाके एक जगह एक टाइम पे रुक जाएगा, फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा, नीचे आना शुरू हो जाएगा, जमीन पे फिर से गिर जाएगा। ठीक है, इन जमीन ऊपर जाने और जमीन पे नीचे गिरने में पूरा टाइम कितना लेता है, ये 12.5 सेकंड ठीक है, 12.5 सेकंड का ये टाइम लेता है। ठीक है, तो वेग वेग ज्ञात करें जिसके साथ इसे फेंका गया था, जब फेंके गए थे वो वाला धोने को वेग ज्ञात करना है, उनकी जो शुरू में फेंके थे वो क्या होगा, यू हो जाएगा ना। अब यहाँ पे शुरुआती जो हम फेंक रहे हैं उसी को तो यू बोलेंगे, तो यही ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दिया है, इसमें खाली टाइम दिया है और इनिशियल वेग हमको निकालना है, और एक तो हमको जी पता रहेगा जो कि त्वरण होता है। ठीक है, यहाँ पे त्वरण ए ही तो जी है, ये तो त्वरण दिया हुआ है 10। और एक चीज ये भी पता चल रहा है कि यहाँ से फेंके और यहाँ गया और यहाँ पे नीचे ही गिर गया, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, ठीक है, विस्थापन तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ यहाँ से गई और यहीं पे आ गई तो विस्थापन तो जीरो माना जाता है, कोई भी चीज़ यहाँ से चल के यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, तो विस्थापन जीरो हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर विस्थापन जीरो हो गया, एस बराबर जीरो हो गया, तो इतना चीज़ हम लोग को दिया हुआ है। तो जी बराबर यू प्लस एटी फॉर्मूला लगाएंगे तो नहीं बनेगा इससे। ठीक है, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जो ऊपर से गिरते हुए यहाँ पे जो आया है वो बाद में गिरते हुए, तो उसको फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमसे पूछा भी नहीं है, और ये तो दिया भी नहीं है, और यू हम लोग को शुरू में फेंके तो वही होगा, प्रारंभिक यू फेंके तो वही होगा, तो ये दोनों चीज़ हम लोग को नहीं मालूम। अब ये फॉर्मूला लगाइएगा, एस बराबर यू टी प्लस आर टी स्क्वायर, तो यहाँ पे यू तो हमको निकालना ही है, और विस्थापन तो मान लीजिए जीरो है।
इस फॉर्मूले से निकल जाएगा आराम से। देखिए दूसरा वाला फॉर्मूला ट्राई करेंगे तो यहाँ पे एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है, विस्थापन तो यहाँ जीरो है, विस्थापन तो यहाँ जीरो है, यू निकालना है, यू यानी कि प्रारंभिक वेग जिससे हम लोग फेंके थे, और टाइम तो हम लोग को दिया ही है, टोटल टाइम 12.5 है। ठीक है, 12.5 में हम लोग को गिर जाता है यहाँ पे। ठीक है, 12.5 हो गया, तो प्लस करेंगे यहाँ पे तो हाफ, और ये तो हम लोग क्या लेते हैं 10 लेते हैं, जब ऊपर की ओर जाता है कोई भी चीज ऊपर आता है नीचे आता है तो इस सब में तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो इसमें तो क्या लेते हैं 10 लेते हैं हम लोग। चलिए ये हाफ हो गया, और यहाँ पे डिस्प्ले त्वरण क्या होता है 10 हो गया, और यहाँ टाइम तो क्या है 12.5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 12.5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ, बस यू नहीं दिया हुआ तो इसको निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, ये इधर जाएगा और फिर 12.5 उसमें डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2 कट के यहाँ से 5 बच गया। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे ये प्लस है, और ये इस साइड लेके आइएगा तो माइनस में आ जाएगा, और फिर यहाँ 12.5 से डिवाइड करेंगे तो एक 12.5 कट जाएगा, एक 12.5 बचेगा, 12.5 में 5 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 12×5 60 होगा, 50 25, 12.5 बचा है यहाँ पे, तो 12×5 60 और 50 25 62.5 कुछ आएगा यहाँ पे। आंसर इस पे दिया नहीं, एक्चुअली क्या होगा कि देखिए इसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन करिएगा तो इस बराबर यू बराबर आ जाएगा आपको 62.5। ठीक है, तो इसमें आंसर नहीं दिया है कि आंसर एक भी गलत नहीं दिया, एक भी मतलब आंसर इसको मैच नहीं कर रहा, यही आएगा 62.5 आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस है। ठीक है, यहाँ पे एक प्लस है और इसको ले जाएगा इधर, ये तो जीरो है तो इधर ले जाएगा तो माइनस आएगा, यहाँ यू आपका माइनस में आएगा, तो माइनस क्या शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है, क्योंकि आप उधर फेंके हुए हैं। ठीक है, ऊपर की ओर आप फेंके हुए हैं, बस ये डायरेक्शन को बताता है कि आप ऊपर की ओर फेंके हुए हैं। ठीक है, लेकिन उस डायरेक्शन में माइनस हो गया, नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है, इसका डायरेक्शन तो इधर में प्लस हो गया। ठीक है, ये कुछ नहीं, बस ये इसको दर्शाता है, तो उससे ध्यान नहीं देना है, माइनस प्लस माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है उससे मतलब नहीं है, हम लोग का आंसर ये न्यूमेरिकल वैल्यू से लेना। यहाँ पे दिया नहीं है कोई भी आंसर, लेकिन 62.5 ही होगी। अगला क्वेश्चन बनाते हैं, एक कार विरामावस्था से चलना शुरू करती है और एक सीधी सड़क पर 8 सेकंड के लिए 3 मीटर पर सेकंड की दर से त्वरण करती है, तो इस दौरान कार द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, विरामावस्था से चलना शुरू करती है एक सीधी सड़क पर। ठीक है, और फिर क्या करती है कि 8 सेकंड लेती है ये टाइम, और 8 सेकंड में क्या हो जाती है 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर 3 मीटर पर सेकंड की दर से त्वरण करती है। ठीक है, इसके द्वारा तय की गई दूरी, ये दूरी निकालना है, तो यानी कि विस्थापन निकालना है। ठीक है, विस्थापन का फॉर्मूला निकाल, इस बराबर, अच्छा एक को ये भी दिमाग लगाया कि मान लीजिए कि दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, तो उस तरह से मान लीजिए कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अच्छा, सीधी सड़क पर 8 सेकंड के लिए 3 मीटर पर सेकंड की ये स्क्वायर है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये स्पीड नहीं दिया हुआ, यहाँ पे ये क्या है मीटर पर सेकंड होता है तो स्पीड होता है, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब ये त्वरण दिया हुआ है। ठीक है, त्वरण करती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर के दर से त्वरण करेंगे। ठीक है, इसके दौरान तय की गई दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे त्वरण दिया हुआ है और ये टाइम दिया हुआ है, तो इस बराबर क्या फॉर्मूला होता है, यूटी प्लस हाफ का। ज्यादातर क्वेश्चन पहला वाले पे ही आता है और दूसरा वाला पे, तीसरा वाला पर बहुत कम क्वेश्चन आता है। देखिए तीसरा वाला में भी रहेगा तब तो, भी तो यहाँ तो दिया नहीं, तो हम लोग को एस पूछा है यूटी प्लस हाफ स्क्वायर से निकालेंगे, क्योंकि यू तो जीरो है, विराम अवस्था से शुरू होती है तो यू जीरो रहेगा, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया। हाफ स्क्वायर इसमें त्वरण दिया ही हुआ है, टाइम दिया ही हुआ है, टाइम हम लोग 8 सेकंड दिया हुआ है, तो ये टाइम कितना 8 सेकंड है तो 8×64 हो जाएगा। ठीक है, 64 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, और 32 में 3 से गुणा कर देंगे, तो 32 में 3 से गुणा कर देंगे तो 96 तो आंसर हो जाएगा। जूल बाई कूलम जैसा ही होता है, वाट के बराबर होता है, इसको याद रखिएगा।
वाट नहीं, वाल्ट। जूल बाई सेकेंड होता है तब वाट होता है, जूल बाई कूलम यानी कि वाल्ट होता है। 10 मीटर पर सेकेंड से गतिमान एक वस्तु 20,000 kg का एक ट्रक है, ठीक है, ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराती है, ठीक है। एक बोला है कि 10 मीटर पर सेकंड गतिमान एक 2,000 kg का एक मान लो ट्रक है, ठीक है। ये इसका क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, और इसका ये क्या दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है, ठीक है। लाइट पर खड़ी है, स्पीड दिया हुआ है। ट्रैफिक लाइट पर खड़ी है कोई भी चीज़, कार है मान लो, ठीक है, कार छोटी सी रहेगी, कार से टकरा जाती है, टकराने के बाद खड़ी है, यानी कि इसका 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 क्या दिया हुआ है, वेग जीरो उसमें दिया हुआ है, इसका मास नहीं दिया हुआ है बस, ठीक है। तो दोनों यानी कि इसका मास दिया हुआ है कितना है, ये 2,000 का। 2,000 इसका मास, और इसका स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जाएगी इसमें टकरा जाएगी, तो वही सब टकराने के बाद कैसे, टकराने से पहले कैसे संवेग का संरक्षण करना है, तो पहले संवेग कितना होगा, इसका संवेग यानी कि मास इंटू वेग कर देंगे। 2,000 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा, ठीक है। 20,000 आ जाएगा। इसका संवेग तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि जीरो है। शुरुआती संवेग दोनों को मिला के कितना हो गया। अब टकराने के बाद क्या बोला है, टकराने के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकंड गति से चलते हैं। तो ये अगर 2,000 वाला 8 मीटर पर गति से चलेगा तो क्या होगा, तो इसका संवेग निकालेंगे तो 2,000 गुणे 8 यानी कि 1600, ठीक है। तो इसे काट दो, 1600, ठीक है। 8 मीटर पर सेकंड चलेगा, 2,000 इसका वो है, तो 16,000 हो जाएगा यहाँ पे इसका संवेग, ठीक है। अब इसका मास तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये भी 8 मीटर पर, क्योंकि दोनों गाड़ी 8 मीटर पर सेकंड की गति से चलने लगता है टकराने को, ये तो 8 मीटर पर सेकंड चल ही रहा है। देखिए इसका टकराने के बाद गति कम तो होगा, ये 10 मीटर पर सेकंड है और 10 से 8 हो गया, और इस पर रुका हुआ था 8 मीटर पर सेकंड से चलने लगा, ठीक है। तो इसका तो मास नहीं दिया तो इसको एम ले लेते हैं, और इसका हम लोग 8 हो जाएगा, भी तो दिया ही है इसका 8 टकराने के बाद, ठीक है। तो टकराने से पहले टोटल संवेग ये था, और टकराने के बाद टोटल संवेग ये है, दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों को हम लोग बराबर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 16,000 इसमें आके घर जाएगा, 20,000 में तो कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा, ठीक है। 16,000 20,000 में आके घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4,000। 4,000 और इसमें 8 से डिवाइड कर देते हैं, मास निकल जाएगा। 8×5 = 500 हो जाएगा। तो दूसरे वाले का ये मास निकल गया, किसका मास है, इसका मास है 500। इससे पहले वाले का संवेग निकालिए, बाद में जो संवेग बन रहा है दोनों का वो निकालिए, और इक्वेशन को बराबर कर दीजिए, जो पूछा वो निकल जाएगा आराम से। एक साइकिल सवार 10 मीटर गति चलते हुए रुकता है। प्रक्रिया के दौरान सड़क के कारण साइकिल पर लगा बल 200 न्यूटन है। यह गति का प्रत्यक्ष प्रतिरोध है। साइकिल द्वारा सड़क पर किया गया कार्य कितना है, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक सड़क है, उस पर साइकिल के आगे फिसल रहा है, ठीक है। साइकिल लेके फिसलते हुए जाता है, फिसलते हुए जाएगा, ठीक है। फिसलते जा रहा है, तो फिसलते हुए जा रहा है तो सड़क क्या करेगा, इस पर ये फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, घर्षण बल लगाएगा। जब सड़क इस पर घर्षण बल लगाए तो न्यूटन गति क्या करता है, न्यूटन का तीसरी गति करता है कि साइकिल भी इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, किस पे, सड़क पर लगाएगा। तो वही पूछ रहा है कि साइकिल द्वारा सड़क पर किया गया था, लेकिन साइकिल पे बल तो लगा रहा है फ्रिक्शन फोर्स, साइकिल द्वारा सड़क पर, साइकिल क्या कर रहा है, सड़क पे बल तो लगा रहा है, लेकिन सड़क मूव थोड़ी कर रहा है। सड़क कहीं विस्थापित होगा क्या, इसके बल लगाने से कहीं मूव थोड़ी करेगा। तो जो मूव ही नहीं करेगा तो शून्य हो जाएगा। बल तो लगाए लेकिन मूव ही नहीं किया तो कार्य ही नहीं होगा, सड़क पे कोई कार्य ही नहीं हुआ, ठीक है, शून्य हो जाएगा। 50 kg भार के एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ जाता है, ठीक है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, 45 चरण चढ़ता है और प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो 45 में 15 गुणा कर देंगे तो टोटल ऊंचाई पता चल जाएगी हम लोग को, ठीक है। 45 में क्या करेंगे, 15 से गुणा कर देंगे, ये सेंटीमीटर में तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग को टोटल ऊंचाई हो गया, सीढ़ी से चढ़ते चढ़ते मान लो कि ऊंचाई हो गई। ये टाइम दिया है 9 सेकंड में चलता है, ठीक है। तो 9 सेकंड में चढ़ जाता है, 50 kg का भार है, ठीक है। तो उसकी शक्ति का पता लगाएं, ठीक है। शक्ति क्या होता है, पावर से डिनोट करते हैं, और वर्क जो होता है उसमें टाइम से डिवाइड कर देते हैं, वही तो शक्ति होता है। जूल पर सेकेंड आता है, जूल पर सेकेंड को ही तो वाट बोलते हैं हम लोग। वर्क के लिए जूल, टाइम के लिए सेकेंड, उसी को वाट बोलते हैं। तो वाट में सब दिया हुआ है,
पहले तो हम लोग टाइम तो दिया है कि 9 सेकंड में चढ़ गया, टाइम तो निकालना, ठीक है, दिया है और डिवाइड कर दिया, लेकिन वर्क निकालना पड़ेगा। तो बोले थे जो कोई ऊँची ऊपर जाता है अपना बल लगा के, जो कोई भी, तो उसके लिए एमजीएस होता है। शुरू में इसका स्थिति जो है जीरो रहता है शुरू में यहाँ पे, और बाद में जब यहाँ चढ़ जाएगा तो स्थिति आ गया कुछ, तो ऊर्जा आ गया कहाँ से, अपना जो खर्च किया वहाँ से आ गया, ठीक है। तो यही अपना जो ऊर्जा वही तो निकालना है, वर्क ही तो निकालना है, कितना खर्च किया हमने, कितना कार्य किया। तो एमजीएस निकालो, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे एमजीएस हो जाएगा, तो वहीं जो चेंज होगा एमजीएस ही होगा, एमजीएस हो जाता है, ठीक है। इसकी तेज ऊर्जा में तो बदलाव होता है, तो एमजीएस हो जाएगा 50 kg का भार है, जी का मान 10 लेते हैं हमेशा, और एच क्या लेते हैं यहाँ पे, हाइट, यहाँ पे ये हो गया हाइट, ठीक है, ठीक है। तो यहीं पे गुणा कर लेते हैं, ये हाइट पूरा था मीटर में, ठीक है, 45 में 15 का गुणा किए तो 45 चरण है, और एक चरण में कितना 15 सेंटीमीटर, तो ये हाइट हो गया, और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो हमें 100 से गुणा करके मीटर में, क्योंकि सही मीटर में लेना है, ठीक है। तो इसका 50 kg भार हो गया, और 10 से जी हो गया, 10 से 10 कट जाएगा तो यहाँ पे 10 बचेगा, 10 से यहाँ पे 50 कट जाएगा तो यहाँ पे 5 बचेगा। अब इन तीनों का गुणा कर लीजिए, ठीक है, इसका 45 गुणे 15 गुणे 5, ठीक है। तो ठीक है, ये 45 गुणे हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा कार्य हमारा, टाइम से डिवाइड कर दीजिए, टाइम हमारा 9 सेकंड दिया, ठीक है। तो 9 5 से 45 हो जाएगा, यहाँ पे 5 5 आ जाएगा, 9 से कटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 50 25 से 25 में 15 गुणा कर दीजिए, 375 वाट आ जाएगा। गति का दूसरा समीकरण, स्थिति और गति का, देखिए पहला समीकरण क्या था गति का, v बराबर u प्लस ए था, दूसरा वाला क्या था, s बराबर u t प्लस हाफ एटी स्क्वायर था, ठीक है। ये गति का समीकरण, पहला वाला फाइनल वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन है, दूसरा वाला क्या, स्थिति, स्थिति बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट को, स्थिति और टाइम में रिलेशन है, ठीक है। टाइम के साथ देखेंगे तो स्थिति का रिलेशन है, ये स्थिति और टाइम के बीच का संबंध है। धनात्मक त्वरण का देखिए क्या होता है, त्वरण क्या करता है कि गति को बढ़ा देता है। त्वरण कहाँ से आता है, बल से आता है। कोई भी चीज है तो इसको बल लगेगा विरामावस्था में, तो इसका गति बढ़ते जाएगा। मान लीजिए 3 मीटर पर सेकंड विरामावस्था में 3 मीटर, तो इसके स्पीड बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो बल से ही तो त्वरण है, इधर बल लगा तो इधर इसके में त्वरण आ गया, ठीक है। इसको धनात्मक त्वरण बोलते हैं, वस्तु के वेग को बढ़ा देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो कोई चीज है गति कर रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई बल लग गया, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में कोई बल लग गया, तो अपोजिट जैसे जिधर बल लगता है उधर ही त्वरण आ जाता है, कि बल लगभग त्वरण ही होता है, ठीक है। तो इधर त्वरण आ गया तो इसको, इसकी गति को कम करेगा। अब इसकी गति के अपोजिट में है, जब विपरीत दिशा में इसका त्वरण लगा हुआ है, तो गति को इसको कम करेगा। त्वरण क्या करेगा, तो गति को बढ़ाता है या तो घटाता है। जब गति के दिशा में त्वरण लगेगा तो बढ़ाएगा, लेकिन गति के अपोजिट डायरेक्शन है कि विपरीत दिशा में लगेगा तो घटाएगा। इसको निगेटिव त्वरण बोलते हैं, ठीक है। जो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है उसको घटाता है, उसको निगेटिव त्वरण। तो धनात्मक त्वरण का मतलब क्या हुआ, धनात्मक वस्तु के वेग को बढ़ा देता है, ठीक है। एक वस्तु के ऊपर 14 मीटर पर सेकंड चार्ज से फेंका गया, ठीक है, ऊपर फेंका गया इसको 14 मीटर, पर सेकंड के चार्ज से इसको फेंका जा रहा है, ठीक है। 14 मीटर पर सेकंड चार्ज से इसको फेंका गया ऊपर, 10 मीटर ऊंची हो गई, ठीक, उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु जा, ठीक। उच्चतम बिंदु क्या होता है कि 10 मीटर 14 मीटर से फिर इसका, क्योंकि इसमें क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, फोर्स इसको नीचे खींच रहा है, फोर्स नीचे खींच रहा है, इनके त्वरण भी नीचे आ गया। जी कितना, जी तो हमेशा नीचे ही रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे ही रहता है, ठीक है। ये त्वरण जो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है, इसको तो नीचे लग रहा है, तो त्वरण जब नीचे लगेगा तो इसके वेग को कम करेगा। तो पहले तो 14 था, धीरे धीरे कम होगा, 10 होगा, 12, सॉरी 12 होगा, 10 होगा, 8 होगा, 9 होगा। एक टाइम पे धीरे धीरे कम होते होते तो एक टाइम पे जीरो हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि उच्चतम बिंदु, इससे ऊपर तो नहीं जाएगा, अब नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि त्वरण तो लगातार इस पे लग ही रहा है, तो त्वरण लग रहा है तो नीचे की ओर ले आएगा इसको, ठीक है। नीचे को लाते हुए फिर में वेलोसिटी रहेगा, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गया, फाइनल वेलोसिटी इसको देखेंगे तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो गया यहाँ पे ना, तभी तो रुक गया ये। उसके बाद गिरेगा तो इसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, यहाँ पे ऐसे चलता है।
ये कहानी होता है इसमें। तो ये इसको बोलते हैं उच्चतम बिंदु। यहाँ से जाके जहाँ पे वेलोसिटी इसका जीरो हो जाएगा, यानी कि उसके ऊपर हम नहीं बढ़ेगा, तो इसको बोलते हैं उच्चतम बिंदु। यहाँ से पहुँच के उच्चतम बिंदु पे पहुँच के चला गया, ठीक है, उच्चतम बिंदु। तो उच्चतम बिंदु तक पहुँचने के लिए समय का कितना समय लगेगा वही बताएं, ठीक है। उच्चतम बिंदु यहाँ पे क्या है, इसको यू मानेंगे, जब फेंक रहे हैं तो इसको यू मानेंगे, जो कि 14 मीटर पर सेकंड की है। उच्चतम बिंदु पहुँचता है तो भी जीरो हो जाएगा, भी क्योंकि फाइनल वेलोसिटी उसको मानेंगे ना, तो इसको भी मानेंगे तो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और टाइम निकालना है तो ये फॉर्मूला निकाल दो, वी बराबर यू प्लस ए टी यू, तो ए तो हमेशा 10 ही रहता है इस समय ऊपर वाले में, दिख रहा है ना इसमें, यू प्लस ए टी, ठीक है। तो भी यहाँ पे जीरो हो गया, तो यू हम लोग कितना दिया था, 14 दिया था, और यहाँ पे एक्सलेशन 10 है, तो टाइम तो निकालना है। तो ये 14 उधर जाएगा तो -14 हो जाएगा, तो 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.43, ठीक है, 1.4 आ जाएगा माइनस में, ठीक है। 1.4 के क्लोज कौन सा आंसर है, एक्चुअली 9.8 लेते तो ये एग्जैक्ट आंसर आता है, लेकिन 10 लिए तो 1.4, तो 10 लेके ही आंसर आ रहा है हम लोग का, तो क्या 9.4, ठीक है। लेकिन ये देखिए यू यहाँ पर टाइम माइनस माइनस में, लेकिन टाइम तो माइनस में होता नहीं है, तो माइनस प्लस ध्यान मत दीजिएगा, ये डायरेक्शन की वजह से होता है, माइनस प्लस के बस ध्यान मत दीजिएगा। तो आप कैलकुलेशन करिएगा, जो आंसर आया न्यूमेरिकल जो आंसर है वही आंसर करिएगा, तो 1.43 सेकेंड लेगा जहाँ यहाँ तक पहुँचेंगे। बल बाई थ्योरम, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू त्वरण, और बल में त्वरण डिवाइड है, त्वरण को नीचे लेके आएंगे, बल बाई त्वरण, त्वरण को नीचे लेके आएंगे तो क्या बचेगा, मास ही तो बचेगा। बल में त्वरण से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, मास, द्रव्यमान ऐसा हो जाएगा। 1 किलोवाट का एक पंप 1 मिनट के पानी को कितनी मात्रा को 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। ठीक है, 1 किलोवाट पंप है, यानी कि 1000 वाट है, ठीक है। 1 किलोवाट का मतलब कि 1000 वाट हो गया, 1000 वाट यानी कि जूल पर सेकंड, वाट का जूल पर सेकंड होता है, ठीक है। तो बोला है ये कितने टाइम में, 1 मिनट में, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ठीक है। 60 से मान लेते हैं गुणा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, 60 से गुणा कर लेंगे, जैसे सेकंड सेकंड कट जाएगा, अब क्या बचेगा, 60 से गुणा करेंगे तो 60,000 आ गया, यानी कि 1 मिनट में 60,000 जूल ये एनर्जी कंज्यूम करेगा। ये यूनिट में इसको कन्वर्ट नहीं करना है, यूनिट में जब कन्वर्ट करना होता है ना तो सीधा गुणा, अब वाट में सीधा गुणा करते हैं आवर्स का, और इसमें 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट आता है। तो ये यूनिट वाला खेला नहीं है, इसमें जूल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 60,000 जूल है, 60,000 जूल ऊर्जा खर्च करता है, ठीक है, 10 मीटर ऊंचाई तक, ठीक है। 1 मिनट में पानी कितनी मात्रा है, तो ये ऊंचाई तक उसको पहुंचा रहा है, तो उसके में स्थितिज ऊर्जा दे रहा है, तो जो ऊर्जा खर्च हो रहा है वो पानी की स्थितिज ऊर्जा में जा रहा है, ठीक है, एनजीएस में जा रहा है। तो ये ऊर्जा पंप खर्च कर रहा है वो कहाँ जा रहा है, इसकी स्थितिज ऊर्जा में तो जा रहा है पानी से, क्योंकि उसमें ऊंचाई तक, ऊंचाई ले जाने में स्थितिज ऊर्जा तो बढ़ता है, ठीक है। तो मास इसका हम लोग को नहीं मालूम है, ठीक है, लेकिन ये जी पता ही है, ऊपर जब जाता है तो एनजीएस में जी 10 होता है, ठीक है, परफेक्ट 10 मीटर तक ले गया है, ठीक है। तो 100 हो गया, 100 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा, 2 शून्य कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 600 खाली बचेगा यहाँ पे मास, यानी कि मास कितना हो गया, 600। तो जो ऊर्जा हम लोग खर्च कर रहे थे, ऊर्जा यहाँ से निकालना है तो एमजे से बराबर कर देना। 80 kg दमा के होते 240 मीटर के बल से दौड़ता है तो कितना करना है, तो सिंपल है, बराबर में फॉर्मूला पर निकल जाएगा, ठीक है। 240 न्यूटन बल दिया हुआ है यहाँ पे, और 80 kg है तो मास से डिवाइड कर दो यहाँ पे, फौरन निकल गए, ये जीरो हो जाएगा, 8 से लेकर 24 यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। जी देखिए, जी के बारे में बोले थे कि जी होता है जैसे जैसे हाइट ऊपर जाता है जी का मान कम होने लगता है, ठीक है। और एक तो ये बताए थे, और ये बताए थे कि पोल्स, यानी कि जो ये पोल्स होता है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल होता है, इस पर सबसे ज़्यादा जी होता है, और ये होता है पृथ्वी का सेंटर, यहाँ पे मान लीजिए रहेगा तो सेंटर पे जी जीरो होता है, ठीक है। तो जी यानी कि डिपेंड करता है आर पे, ठीक है। तो इस तरह का एक फॉर्मूला होता है जी निकालने का, इसमें जो बड़ा वाला जी है उसको कॉन्स्टेंट बोलते हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंट चीज होता है, ठीक है। और ये मास होता है पृथ्वी का मास, ठीक है, और ये आर होता है कि वो सेंटर से कितनी हाइट पे।
इस तरह का फॉर्मूला है, इसको याद रखें, जी एम डिवाइडेड बाई आर। और जी के साथ फिर याद रखेंगे, फिर जितना ऊपर जाएगा वो कम होता जाएगा जी का मान। पोल्स पे सबसे ज़्यादा होता है और सेंटर पे 0 होता है। जब 100 न्यूटन का एक बॉल 50 के दिमाग के वस्तु को लगाया तो कौन होता है? ठीक है, त्वरण निकालना है तो क्या है, बराबर है ना, फोर्स और मास दिया हुआ है। ठीक है, तो फोर्स में डिवाइड कर देंगे मास से, तो 100 में 50 से डिवाइड कर देंगे तो त्वरण निकल जाएगा, फॉर्मूला बेस। उस भौतिक मात्रा का नाम बताए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। बल और वेग गुणा कर लो, बल क्या है, एफ होता है, और वेग क्या होता है, वेग होता है बी। ठीक है, ये क्या आएगा, अभी तो इसे कोई फॉर्मूला ऐसा लोग पढ़े नहीं थे। ठीक है, लेकिन इसको तोड़ते हैं थोड़ा सा, तो एफ बराबर को क्या लिखते हैं, एम में लिखते हैं, एम और ये लिखते हैं, फिर एम में भी आ गया। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना कि इसको यूनिट से ही बनाना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ से भी कुछ पता नहीं चल रहा, तो इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, यूनिट से मान लीजिए लगभग लगभग बनाते हैं। एफ को तो एफ ही रहने दीजिए, वी को क्या लिखते हैं, वी एक्चुअली में लगभग लगभग क्या होता है, वी होता है वेग, क्या होता है दूरी। ठीक है, दूरी ले लो तो विस्थापन बाई सम है। ठीक है, ये तो होता है दूरी बाई 4, मतलब दूरी बाई सम है। ठीक है, और यहाँ पे एफ इंटू एस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वर्क आ जाता है, फोर्स का गुणा एस से करते हैं तो वर्क आ जाता है। वर्क के नीचे क्या दिया, टाइम दिया, टाइम दिया तो वर्क बाय टाइम कितना हो जाएगा, 30 हो जाता है, इस तरह निकल जाता है। तो अब सीधा सीधा एफ गुणे भी किए हैं, एफ को एम में भी लिखे हैं, तो एफ के यूनिट से भी निकाल सकते हैं। एफ गुणे भी है, एफ का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, और इसका यूनिट क्या होगा, भी का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, यूनिट से भी बनाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर मतलब बॉल इंटू दूरी, बॉल इंटू दूरी क्या होता है, एक तरह का वर्क देता है, न्यूटन इंटू मीटर इंटू जूल होता है। ठीक है, वही वर्क देता है वही जूल होता है, तो जूल पर सेकेंड हो गया, न्यूटन इंटू मीटर जूल होता है, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड तो वाट बोलते हैं हम लोग, वाट किससे यूनिट होता है, शक्ति का यूनिट, यूनिट से बना। यात्रा की शुरुआत में ओडोमीटर 3000 किलोमीटर की यात्रा, ओडोमीटर एक होता है कार में लगा रहता है जो कि डिस्टेंस दिखाता है कि कितना गाड़ी चला। ठीक है, तो 3000 किलोमीटर और यात्रा के समाप्ति पर 3400 किलोमीटर, यानी कि 3000 से शुरू किए थे, 3400 को दिखा रहे हैं, यानी कि 400 किलोमीटर ये चला। आज यात्रा में 400 किलोमीटर चला है, किलोमीटर चला ये। ठीक है, यदि यात्रा यदि इस यात्रा में 8 घंटे का समय लगता है तो कार की औसत चाल होता है। ठीक है, तो किलोमीटर में 8 से डिवाइड कर दो, फिर औसत चाल निकल जाएगा 8.40, कार की औसत चाल मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, सिंपल है, इसको 8 है ये, तो यहाँ पे किलोमीटर निकल गया और यहाँ पे क्या है 8 घंटे। ठीक है, ये हावर्स हो गया, 8.45 करेंगे तो क्या आ जाएगा, कट जाएगा, लेकिन ये यूनिट क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर हावर में आएगा ना, ये ऊपर तो किलोमीटर में था, नीचे हावर्स में तो किलोमीटर पर हावर में आएगा। इसको मीटर पर सेकंड में सब आंसर दिया, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करने के लिए 5 से 18 से गुणा कर देते हैं, 5 से 18 से जब गुणा कर देंगे किलोमीटर पर हावर में तो मीटर पर सेकंड में देता है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा जो भी आंसर आएगा। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर भी बताया था। ठीक है, ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है, पृथ्वी के केंद्र से शून्य होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, व्यक्तियों की ज्यादा होती है। और चंद्रमा पर क्या होता है, G/6 होता है, पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम होता है। ठीक है, G/6 होता है। यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है, में किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात करें। ठीक है, तो ये कार तो दिया ही है, यहाँ पे कार बराबर क्या होता है, बल, बल गुणे क्या होता है, दूरी यानी कि विस्थापन। ठीक है, एक सीधी रेखा में ही चलता है सब कुछ, तो विस्थापन दूरी लगभग लगभग बराबर है। तो यहाँ पे कार तो दिया ही है 20,000। ठीक है, 20,000 कार दिया ही है, बल नहीं दिया है, बल ही तो पूछ रहा है, और दूरी दे दिया है आपको, 4,000 दूरी दे दिया। यहाँ बल निकालने के लिए इसमें डिवाइड कर देंगे, तो ये 3 0 इससे कट जाएगा, 4/4 तो 5 में उसका बल लग गया। सब कुछ क्या है, एसआई में है, मीटर एसआई में है, जूल एसआई में है, तो जो फोर्स आएगा वो भी एसआई में आएगा, न्यूटन में। ठीक है, 1 किलो द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड गति से चलती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बताया है, हाफ mv²। ठीक है,
मास है 1 किलो, ठीक है, केजी में होना चाहिए हमेशा मास, ठीक है। और ये क्या है, भी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वस्तु 5 मीटर पर सेकंड गति से चलती है तो गति दिव्या लगती है, तो हाफ इन स्क्वायर 12.5 आ गया, 12.5 जूल आएगा, होगा 20 किलो द्रव्यमान है, ये 20 किलो, 1 किलो नहीं है, 20 किलो, ठीक है, 20 किलो है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 10 से डिवाइड हो जाएगा, और ये 25 है तो 250 आंसर हो जाएगा, 20 किलो का 250 जूल आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये किलोग्राम क्या है, किलोग्राम का एसआई यूनिट है, मीटर पर सेकंड भी एसआई यूनिट है, तो जो भी आएगा हम लोग का गति जो है जूल में आएगा एसआई यूनिट में। ओडोमीटर से गति मापते हम भी बताए थे, कार में एक ओडोमीटर लगता है जो गति मापने का इकाई है, ठीक है, ओडोमीटर गति माप लेते हैं, ठीक है। ओडोमीटर डिस्टेंस को मापता है और गति को भी मापता है, ओडोमीटर कार में लगा रहता है, डिस्टेंस को भी देखते रहता है और गति को भी देखते रहता है, ठीक है। टाइम से डिवाइड कर देगा तो गति निकल जाएगा। ए मीटर क्या आता है, करंट को मापता है। इलेक्ट्रिसिटी अभी आगे के वीडियो में पढ़ाएंगे, तो अभी करंट वगैरह प्रतिरोध वगैरह उसमें सब आएगा। 1 पास्कल होता है, पास्कल भी एक यूनिट होता है प्रेशर का, ठीक है, 1 न्यूटन पर स्क्वायर। जब एक्चुअली क्या होता है, प्रेशर, प्रेशर होता है, प्रेशर यानी कि दबाव, हिंदी में उसको दबाव बोलते हैं, वो होता है फोर्स एरिया से डिवाइड करते हैं, एरिया होता है जो भी एरिया है, ठीक है, ए मान लेते हैं उसे, ए बराबर एरिया, तो फोर्स का यूनिट कितना हो जाएगा, एन, और एरिया तो हमेशा मीटर स्क्वायर में साइन मीटर रहेगा। मीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग पास्कल, पास्कल हो गया, ठीक है, तो 1 पास्कल बराबर मीटर पर मीटर स्क्वायर। ये देखा है कि विस्थापन ज्ञात करने के लिए हमें प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति तक सीधी रेखा कितनी होती है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ से चला, यहाँ तक चला, यहाँ तक चला, ठीक है, तो यहाँ प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति तक क्या, एक सीधी रेखा यहाँ तक चला हुआ है, तो सीधी रेखा खींचते हैं और ये डायरेक्शन में आते हैं, तो ये विस्थापन है, एक सीधी रेखा खींचना, तो ऐसा नहीं कि यहाँ चढ़ाई से खींचेंगे, एक सीधी रेखा शॉर्टेज डिस्टेंस, सबसे छोटा दूरी होता है। एक आदमी 20 केजी का भार भूमि से 5 मीटर ऊंचाई तक उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया, तो फिर का एमजीएस होता है, शुरू में कुछ उसका जो भार था उसका कोई स्थिति जो नहीं हो, बाद में उसका स्थिति हो जाएगा, तो स्थिति हो जाएगा, उसमें कहाँ से है, जो हमने खर्च किया वही तो हमको निकालना है, तो उसके स्थिति जो है चेंज निकाल लीजिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कुछ हो जाएगा, तो चेंज क्या होगा, इसका माइनस इसमें, यानी कि जो इसके पास उठ जाएगा वो हमारा किया गया कार से ही तो आया है, एमजीएस निकाल लीजिए। 20 केजी भार है उसका, जी होता है 10, यहाँ पर कार निकालने के लिए सब बताए हुए हम लोग 5, 20, 25, 100, 1000 जूल हो जाएगा, हमने उतना कार किया है, 1000 जूल इसके पास एनर्जी आया, तो फिर वो हमारा जो एनर्जी है वो हमने कार किया उतनी तो है, तो हमारा कार भी 1000 जूल हो गया। और गति ऊर्जा का बताया, कोई स्पीड दे देगा, यहाँ पे 0 रहेगा, कोई इसको फोर्स लगा देगा, तो कितना कार किया, गति जो है निकालते हैं, जी दिया जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर किया, एच दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है, इसके आगे का जो न्यूमेरिकल है थोड़ा सा बच गया है, लगभग खत्म ही होने वाला, तो करा ही देते हैं, जिसे देखिए खत्म ही होने वाला है, करा देते हैं इसको थोड़ी देर में। एक किसी भी गति से चलने वाली एम द्रव्यमान का एक कण किसी दूसरे एम द्रव्यमान वाले स्थिर कण के साथ सामने टकराता है, टकराने के बाद पहले वे का कण क्या होगा, ठीक है। तो जो यानी कि एम द्रव्यमान का एक एम द्रव्यमान है, इसके पास स्पीड है भी, ठीक है, लेकिन इसका द्रव्यमान कितना है, एम है, ठीक है। एक दूसरे द्रव्यमान है, इसके पास ये रुका हुआ है भी, इसका क्या है, 0 है, ये भी एम ही द्रव्यमान है, दो भी सेम सेम द्रव्यमान के, ठीक है, ये में छोटी छोटा सेम द्रव्यमान के, तो जब इसे आगे टकराएगा ना, तो जो समान द्रव्यमान होते हैं तो रुक जाएगा, जो टकराता है वो रुक जाता है, और ये स्पीड पकड़ लेते हैं, कितना स्पीड पकड़ लेगा, भी का ही स्पीड पकड़ लेता है, ये पहले वाले का स्पीड पकड़ लेता है, दूसरा वाला ये 0 हो जाता है, ठीक है, तो पहले वाले का स्पीड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, समान द्रव्यमान लेकिन होने चाहिए। अब 1 किलोवाट आवर्स बराबर कितने होते हैं जूल, कैसे निकालेंगे, 1 किलोवाट को पहले तो 1000 वाट लिखेंगे, ठीक है, 1000 वाट लिखेंगे, ठीक है, 1000 वाट है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, 1000 वाट को क्या लिखेंगे, जूल पर सेकंड लिखेंगे, ठीक है, और आवर्स दिया हुआ है तो 3600 सेकंड इसमें हो जाएगा, एक आवर में कितना होता है, 3600 सेकंड,
36,000 सेकेंड होता है, ठीक है ना, तो 50 के 36 होता है। तो ये सेकेंड हो गया, ठीक है। 36 सेकेंड 1000 जूल, 1000 1 किलोवाट को 1000 लिखे हैं वाट, ठीक है। तो वाट होता है जूल बाई सेकंड, और इसे गुणा हावर से तो 36 से गुणा कर दीजिए सेकंड बदल के, ठीक है। तो सेकंड सेकंड यहाँ से कट जाता है तो क्या बचेगा, जूल ही तो बचेगा, तो इनको गुणा कर लीजिए तो 36 4 को 0 आ जाएगा इसमें। हाँ, तो ये 3 गो और ये 2 गो, ठीक है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का ऊपर स्तर क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। क्यों ऊपर हो जाएगा, क्योंकि जब नदी में चल रहा है तो नदी का पानी उतना खारा नहीं होता है, उसमें नमक ज़्यादा घुला नहीं रहता, तो उसका डेंसिटी कम रहता है, ठीक है। तो नदी में नीचे रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि डेंसिटी कम है। लेकिन जैसे समुद्र में आएगा, समुद्र का डेंसिटी ज़्यादा है, तो डेंसिटी ज़्यादा रहता है तो उछलान बल क्या होता है कि ऊपर की ओर लगाता है, तो इसलिए वो ऊपर रह जाएगा डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि उसमें नमक ज़्यादा घुला है समुद्र में। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। आप आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।